बाजार में खरीदारी का मूड कायम। निफ्टी 18,100 के करीब टिका, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से ऑल टाइम हाई से महज 200 अंक पहले घूमा। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। फार्मा शेयरों में आज जोरदार खरीदारी। 6 महीने के शिखर पर पहुंचा निफ्टी का फार्मा इंडेक्स। डीवीज में 5% की तेजी। वहीं लॉरिस, एल्केम और इप्का लैब्स भी 2% से ज्यादा भागे। दूसरी ओर मेटल और आईटी स्टॉक्स की रौनक बढ़ी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। ग्रीन कैपिटल के एक्सिस बैंक में करीब 894 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर पर 1.24% हिस्सा बेचा। 3700 करोड़ रुपए में हुई ब्लॉक डील, शेयर करीब 3% फिसला। और अक्टूबर में मिली जुली रही ऑटो कंपनियों की बिक्री। मारुति ने बेचे अनुमान से कम गाड़ियां। सेमीकंडक्टर की कमी का उत्पादन पर पड़ा असर। वहीं बजाज ऑटो की बिक्री घटी, लेकिन रही एस्टिमेट से ज्यादा। टाटा मोटर्स की बिक्री भी उम्मीद से कम। अनुमान के आसपास रहे सन फार्मा के Q2 नंबर्स। मुनाफा 8% बढ़कर 2260 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में करीब 14% की बढ़त। फ्लैट रहे मार्जिन्स। अब टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स और यूपीएल के नतीजों का इंतजार। और जीएसटी के मोर्चे पर एक और बड़ी खबर। अक्टूबर में टैक्स में जोरदार कमाई। जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार निकला। इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंघल, मेरे साथ यहाँ पर हैं हर्षदा और दिल्ली से वीरेन जुड़ते हुए। और मार्केट देखिए काफ़ी शानदार मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी आज ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली हुई है। थोड़ा सा होना भी चाहिए मार्केट को, सिर्फ एक वन वे मार्केट का ऊपर जाना भी कोई हेल्दी नहीं है। लेकिन मिड कैप शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी है और निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी है। बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से हल्की से डिक्लाइन आई है। अच्छा, गुड आफ्टरनून अनुज। बीच में लगा कि थोड़ा सा वाटर ब्रेक निफ्टी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 18,100 के नीचे हम फिसले थे, लेकिन फिर से चाल मजबूत होती हुई 18,175 याद रखिएगा आज दिन की ऊंचाई है। तो देखते हैं उस लेवल की तरफ बढ़ता है या नहीं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम 18,200 की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। निफ्टी बैंक पर एक बार नजर रखिए, क्योंकि निफ्टी बैंक ने भी आज पूरा जोश दिखाया था। कल जिस तरह से निफ्टी ने पूरा कमांड लिया था तेजी का, आज लगा कि निफ्टी बैंक भी उसी तरह का कैचअप दिखाएगा। 41,667 तक के लेवल्स देखने को मिले थे सुबह, 77 तक के रादर। और उसके बाद आप देखिएगा इस समय की चाल फिर से नरम पड़ती हुई। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें अटक रही है। 400 पॉइंट का नुकसान ऊपरी लेवल से। हालांकि मिड कैप इंडेक्स मजबूती की तरफ ही बैठा हुआ है। नियरली 180-190 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर निफ्टी इन कंट्रोल है, लेकिन निफ्टी बैंक के पसीने छूट रहे हैं। क्या ये आरबीआई की कल होने वाली बैठक से पहले का मामला है? हो सकता है हर्षदा, हालांकि जानकारी यही मान रहे हैं कि कुछ रेट पे कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी विद आरबीआई आप सेकंड गेस नहीं करना चाहते हैं उनको। लेकिन हर्षदा, एक चीज़ पहले मैं आज के ट्रेड की बात करूँ उससे पहले, क्योंकि मैं सुबह शो नहीं कर पाया था। जो बात मैंने कल भी बोली थी कि ये जो ब्राज़ील के इलेक्शन का आउटकम था, उसके बाद का एक आप मैसिव इम्पैक्ट देखेंगे ईटीएफ फ्लोज पर जो इंडिया की तरफ आएंगे। और आज भी अगर आप बेन के नंबर्स को एडजस्ट करेंगे एक्सिस बैंक की ब्लॉक डील पे, तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि नंबर्स आज भी एफआई के काफ़ी बाय साइड पर होंगे एक्सिस को एडजस्ट करने के बाद। और उसका कारण है जिस तरीके की बाइंग आप एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में देख रहे हैं। इनफैक्ट अब अगले कुछ हफ्तों के लिए ये एक पॉकेट है जो अपनी रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस को एंड करके, देखिए आज भी इंट्राडे में जो भी डिक्लाइन आई उसमें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक नहीं गिरे, क्योंकि एफआई जब भी बाइंग स्टार्ट करते हैं इंडिया में सबसे पहले जो दो स्टॉक को लेते हैं वो होते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। इसके लिए ये जो आज का मूव है ये आपको ये कंफर्म कर रहा है। ऊपर से मार्केट थोड़ा गिरा जरूर है, लेकिन अभी भी ग्रीन में है और हर डिप पे बाइंग आ रही है। तो एक जो मार्केट में एक मोमेंटम है वो तो क्लियरली इंटैक्ट है। इस मार्केट को देखिए ट्रेड करने के हमने 2 तरीके बताए थे, या तो आप मंथली ऑप्शन लेके बैठें या फिर आप उसको मतलब बाय ऑन डिप्स करें। दो में से एक चीज करें। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आप गैप अप पे बाय नहीं कर सकते। इंट्राडे प्लेयर हैं अगर आप, तो आपको इंट्राडे डिक्लाइन का वेट करना है और बाय करना है। और अगले दिन सुबह आपको मार्केट गैप अप दे ही रहा है। देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था, कल परसों भी, कि 3 to 3:30 के बीच में बाइंग आती है, उसके बाद अगले दिन बड़ा गैप अप मिलता है। आज सुबह का गैप अप देखिए, किसी मार्केट में इतना इंडिकेशन नहीं था कि गैप अप आएगा, लेकिन हमारी मार्केट में जबरदस्त गैप अप आया। ये जो बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे मूव देख रहे हैं हर्षदा, ये मेरा एक गेस है कि जो फाइनेंशियल निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है उसकी वजह से, फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है और उसका काफ़ी इंपैक्ट आता है मार्केट के ऊपर, तो ये उसकी वजह से ये एक मूव आ रहा है। और बैंक निफ्टी देखिए अपने ऑल टाइम हाई के
जैसे वीरू ने हेडलाइन में मेंशन किया 200 पॉइंट के करीब आकर घूमा है, निफ्टी 18,200 को बेहद करीब आकर घूमा है। तो एक लॉजिकल टारगेट्स के पास मार्केट जब भी आता है तो एल्गो ट्रेडर्स एक नॉर्मली प्रॉफिट बुक करते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक चीज़ क्लियर है, मार्केट शायद नवंबर में ही आपको ऑल टाइम हाई दिखा दे। बैंक निफ्टी पे तो दिखाई देगा, शायद निफ्टी पे भी दिखा दे ऑल टाइम हाई, और ये सब आईटी की वीकनेस के बावजूद है। तो ये आपको दिखा रहा है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ काफ़ी है। और ये जो रीसेंट बाइंग है, इसमें बस एक चीज़ का रिस्क मैं बोलूँगा, जब भी ये ETF बाइंग आती है तो ये लगती बहुत स्ट्रांग है, ये मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाती है, लेकिन ये मार्केट को थोड़ा वल्नरेबल बना देती है। अगर कोई ग्लोबल फैक्टर घूमे, मान लो फेड की मीटिंग में कुछ उल्टा निकल कर आ गया मान लो, और मार्केट को पसंद नहीं आया, तो वो डिक्लाइन भी फिर थोड़ी फास्ट होती है। तो उस चीज़ का रिस्क, उसको आप प्रिपेयर्ड रहें। अगर आप मार्केट में हैं, इस समय पोजिशनली हैं, ब्यूटीफुल मार्केट ये आपके लिए, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बने रहना है इस मार्केट क्योंकि आपने फेड का जिक्र किया। अब अभी तक तो लोगों के मन में यही है कि 75 बेसिस पॉइंट 1% तक की स्थिति तो नहीं होगी। नहीं 1% तो 1% उल्टा होने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, अनलेस वो कमेंट्री पूरी तरह से और बिगड़े। नहीं देखिए, अगर 1% कर दिया फेड ने, अगर कर दिया तो एक बार के लिए तो डाउ जोन्स 800,000 पॉइंट गिर जाएगा उसमें, तो क्योंकि ये तो फिर बहुत बड़ा शॉकर होगा। पिछले 3 हफ्ते पहले तक तो मार्केट प्रिपेयर कर रहा था पिवट के लिए, कि फेड एक इंडिकेट करेगा, गाइड करेगा कि चलिए पिवट का मतलब कहाँ पर जाके हम घूमेंगे, वो रेट हाइक साइकिल को एंड करेंगे। लेकिन 1% यूएस फेड को जितना मैंने पिछले 20 साल में जाना है, वो मार्केट को इतना नॉर्मली वो नहीं करता है। वो हमेशा मार्केट को पहले ही इंडिकेट कर देता है, सरप्राइज नहीं देता मार्केट को। सरप्राइज करने का काम आरबीआई का है, वो क्रेडिबिलिटी आरबीआई की है, वो क्रेडिबिलिटी फेड की नहीं है। फेड इतना अग्रेसिवली मुझे लगता है, अगर फेड को एक करना होता तो अब तक इंडिकेट कर चुका होता, मार्केट को तैयार कर चुका होता। यूएस मार्केट ऑलरेडी काफी गिर चुका होता। यूएस मार्केट जिस तरीके से रैली में जा रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि आप फेड के इवेंट में अगर इतनी बड़ी रैली के साथ जा रहे हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट के लिए। जी हाँ, तो थोड़ा बहुत आप तैयारी कर ले कि कुछ भी वहां पर निकल कर आ सकता है। अब तक तो बाजार ने यही माना है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक इस पॉलिसी में आएगा। फेड का हम जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज शाम से कल दोपहर तक, कल इनफैक्ट शाम तक वो 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। कल मार्केट, उनके मार्केट के दौरान और हमारे 11:30-12 बजे के आसपास रात में अपडेट आ जाएगा हमारे हाथ में कि फेडरल रिजर्व दरों को लेकर कितना और अग्रेसिव स्टांस लेता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल मार्केट की चाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर बैंकों में आज वॉलेटिलिटी है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरू आपको बताएंगे कि पोजीशनिंग कैसी है, खासतौर से स्टॉक स्पेसिफिकली और सेक्टोरली, कहां पर तेजी, कहां पर मंदी के सौदे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं वायदे बाजार के लिहाज से। वीरू जी हर्ष, अगर आप इस वक्त देखें 2-3 पॉकेट्स जहां पे काफी वीकनेस और स्ट्रेंथ है विद इन द सेक्टर में, थोड़ा सा अगर आप देखें उसको समराइज करना चाहूंगा। आज पहले रियलिटी स्पेस जहां पे हम डेरिवेटिव्स में डेल्टा को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे देखिए तो करीब करीब शॉर्टिंग डेल्टा में काफ़ी हुई है। और इंडियन होटल्स जो स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई टेरिटरी के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 2 अगर आप स्टॉक्स को देखें तो आज यहाँ पे शॉर्टिंग और इंडियन होटल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए हैं। पावर स्पेस में एनटीपीसी ऑलमोस्ट एक डेकेड के हाई पर आज हर्ष तक चला गया, ह्यूज लॉन्ग क्रिएट हुआ है। एनटीपीसी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 16.30 और पावर ग्रिड में 4.2% का एडिशन हुआ है। पावर स्पेस और एक ही रियलिटी, ये टॉप ओआई गेनर्स हैं लॉन्ग साइड में आज, एंड स्पेशली कंसिडरिंग इंडियन होटल्स। फार्मा स्पेस में 3 स्टॉक्स जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। याद रखिएगा निफ्टी फार्मा में आज एक लोअर एजेस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था और एक बड़ा क्लियर स्विंग, एक जो हाई है इसने काटा है। टोरेंट फार्मा सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग 16%, डॉक्टर एडीज 7.7, दिवीज लैब लगभग 7.8%। इन 3 स्टॉक्स में आज फार्मा स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। आईटी में मैं कहूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप इन्फोसिस में है। यहां पर सबसे बड़ा दाव अगर आप ओआई के लिहाज से देखें डेरिवेटिव्स में, वो लार्ज कैप में इन्फोसिस में, ओरेकल फाइनेंशियल्स में काफ़ी लॉन्ग क्रिएट हुए हैं। और जहां तक ऑटो है, आज सेल्स नंबर्स आने के बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट्स ओपन हुए हैं और सबसे बड़ा शॉर्ट जो ओपन हुआ है आज वो है आयशर और साथ ही साथ एस्कॉट्स में। हर्षता अब जी हाँ, इनफैक्ट और बाकी पैसेंजर साइड पर और सीवी साइड पर भी जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी, अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा, खरे नहीं उतरे हैं अक्टूबर के नंबर्स, लेकिन ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों से बातचीत करना शुरू करते हैं। आज का दिन साफ है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने भरपूर सपोर्ट दिया है इंडेक्स को, और उसमें आप गौर करें अदानी एंटरप्राइजेस जो अब निफ्टी का हिस्सा है, 6% की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। फार्मा कंपनियों का जिक्र कर रहे थे वीरू, डीवीज का इन्होंने जिक्र किया, साथ ही सन फार्मा नंबर्स के बाद करीब 2% ऊपर, वहां एनएमडीसी में आज 4% तक के गेन्स, और कैश मार्केट का नायका
जो कल लगभग 20% के अपर सर्किट पर जाकर टिका था, आज फिर 4% की तेजी नंबर्स के बाद दरअसल ये खरीदारी आती हुई नजर आई है। हालांकि सॉफ्टवेयर साइड पर या फिर मुनाफा वसूली की ग्रिप में आता हुआ आपका अशोक लेलैंड, क्योंकि यहाँ पर इनकी अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, 2% फिसला है। M&M फाइनेंस नंबर से पहले करेक्ट हो रहा है। रिलायंस का साथ नहीं है आज, यहाँ पर थोड़ी सी नरमी, और ऑफ कोर्स बेन की डील के बाद आज एक्सिस में दबाव बढ़ता हुआ, करीब 3% का नुकसान। इन सभी स्टॉक्स पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारा आज साथ दे रहे हैं प्रकाश गाबा, साथ ही साथ मानस जायसवाल और अमित सेठ। इन सब से बात करेंगे तकनीकी तौर पर मार्केट की स्थिति क्या है। फंडामेंटल्स के लिए शर्मिला जोशी जुड़ने वाली है, आगे स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान भी जुड़ेंगे। इसके अलावा चार का चौका में सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे, एफएनओ का सुपरस्टार स्वाति होतकर के जिम्मे है, चार्ट का चमत्कार अमित सेठ, और मिड कैप फंडा शर्मिला जोशी से समझने वाले हैं। बिग मार्केट वॉइस में आज इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज के चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट और फंड मैनेजर उज्जवल शाह हमारा साथ देंगे। हर रोज की तरह क्या चल रहा है और बड़ा मार्केट का दूसरा एक्शन भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चलिए ट्रेड्स खोलना शुरू करते हैं। गाबा सर, आफ्टरनून। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी सेकंड हाफ में बढ़ती हुई, इस समय आप देखिए फिर 18,100 के नीचे हल्का सा निफ्टी आया है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? हाँ, ट्रेड इंटैक्ट है, बिल्कुल। वेल, गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में तेजी है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लगता है, जो सेटअप है फैंटास्टिक है। 594 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से एक अपमूव मिल सकता है। 610 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है बर्जर पेंट्स। स्टॉप होगा 589 का। बर्जर पेंट्स बाय। ओके, बर्जर आज क्लियर स्विंग देता हुआ डे हाई की डिरेक्शन में बर्जर पेंट्स अभी भी ट्रेड कर रहा है। प्लीज़ एक बार इसकी जरा ओआई समरी रखिएगा, और एक सेकेंड, एक फ्यूचर्स रखिएगा, नवंबर फ्यूचर्स 595 डे हाई की डिरेक्टरी में, और इसने आज अपना ये इस स्पेस पे सबसे ओवर सोल्ड स्टॉक है, याद रखिएगा। आज एक ज़माने बाद लगभग आप समझ लीजिएगा कि पोस्ट 21 सितंबर यानी ऑलमोस्ट एक सीरीज के बाद इसने अपना इवन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ है, लेकिन याद रखिएगा 10 डे में अब तक कभी पार नहीं हुआ है लास्ट 10 सेशन में, बट स्टिल डे हाई पर है। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल? वीरेन जी, मैं समझता हूँ कि पावर स्पेस में जहां पर बहुत सारे पावर स्टॉक्स ने आज बहुत ही बढ़िया मूव दिया, उनमें से एक टोरेंट पावर भी है जिसने पहला साइन दिया रिवर्सल का। पहले हमने 600 से लेकर 480 के आसपास तक करेक्शन देखा, बॉटम फॉर्मेशन हुआ 480 के आसपास। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 200 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को एक ही दिन में काटा है, उसके ऊपर निकला है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो टोरेंट पावर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 504 के स्टॉप लॉस से 535 के टारगेट के लिए। ऑप्शन लिक्विड नहीं है, इसलिए ऑप्शन में स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। लिक्विड नहीं है टोरेंट पावर का। एक बार सन फार्मा का इंट्राडे लेकर आते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी इस समय सन फार्मा के स्टॉक में, और अच्छा खासा मूव इस समय इस स्टॉक में आता हुआ, और डिसेंट आउट परफॉर्मेंस। TCS का स्टॉक ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पर जाता हुआ। इनफैक्ट TCS ने काफ़ी सपोर्ट किया आज निफ्टी को। बैंक निफ्टी में हल्के से वीकनेस है, लेकिन TCS और इन्फोसिस के सपोर्ट की वजह से थोड़ा सा मार्केट में सपोर्ट है। अमित सेठ जी के पास चलते हैं। अमित सेठ जी, बताइए क्या पिक किया आपने इस समय? गुड आफ्टरनून अनु जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनु जी, मेरे रडार में जिंदल स्टील एंड पावर है। जिंदल स्टील एंड पावर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक बहुत लार्ज सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। ट्रायंगल का ब्रेकआउट होल्ड कर रहा है। परसों की वॉलेटिलिटी में स्टॉक ने थोड़ा सा अपना गेन गिव अप किया था, लेकिन अपना 10 डे में फिर भी होल्ड कर रहा है। चार्ट वाइज देखा जाए तो सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे जिंदल स्टील एंड पावर मिल रहा है। इसका करंट प्राइस 465 का है। बाय की सलाह है, टारगेट रहेंगे 485 के और स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। ओके, चलिए मुझे एक प्रकाश जी से एक फॉलोअप चाहिए। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। मुझे याद है ये करीब 10-15 दिन पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था। उस समय आपने एक कॉन्ट्रा बाय कॉल दिया था TCS पर। तब TCS का भाव चल रहा था करीब 3100 रुपये के करीब। उस समय आपने कॉन्ट्रा बाय कॉल दिया था इस पर। आज TCS का भाव हो गया है 3255। अच्छा खासा मूव आया उसमें। अभी TCS पर क्या व्यू बन रहा है यहाँ से? अच्छा लगता है मुझे। इनफैक्ट वो जो जहां पर बाय दिया था मैंने, वो मेरा एक फेवरेट सेटअप है। उसके हिसाब से जो अच्छी तेजी मिली है, आज का जो बाहर है TCS का बहुत ही बढ़िया है। 3256 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 3300 तक पहला जाएगा, उसके बाद 3350 भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 3300 एक डेफिनेटली अचीवेबल है। ट्रेड कर रहा है 3255 पर, स्टॉप होगा करीब 3240 पर। यस, TCS इज अ बाय।
टीसीएस में एक तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से धीरे धीरे करके चाल में अक्यूमुलेशन होता हुआ और स्टॉक आज भी देखिए करीब 2% ऊपर ट्रेड में। शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई। शर्मिला, आफ्टरनून। इस मार्केट में क्या राय है, क्या ट्रेड लेंगी? Yes, I think given the fact कि एक अहम इवेंट होने जा रहा है, I think थोड़ा कॉशन की जरूरत है। Largely because I think मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है and we've seen FIs turn net buyers. तो थोड़ा इवेंट के पहले कॉशन है, but I think definitely हमें बाइंग साइड पर ही रहना है और जो आपके एक SIP टाइप अप्रोच वैसे भी हम करते आ रहे हैं तो वही कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर इस समय आप इन्वेस्टेड है तो आई थिंक एक बार रुक जाइए और लेट दिस इवेंट गेट ओवर ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम लॉन्ग टर्म, मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं हर रोज कोई ट्रेड करूं, तो आई एम कंटेंट टू वेट फॉर अ बिट। वो दिन भी आते हैं जिस दिन यू शुड जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द शो, और शर्मिला वही कर रही हैं आज। 18,110 के आसपास निफ्टी और निफ्टी बैंक में वॉलेटिलिटी, तो आज कंपल्सिव ट्रेड नहीं लेना है, ये फिलहाल इनका मन बना है। लेकिन शर्मिला, 1-2 ट्रेड्स पर आप राय जरूर देंगे, स्पेशली जिस तरह का एक्शन फार्मा कंपनियों में बनता हुआ। सन फार्मा का जिक्र अभी अभी अनुज कर रहे थे, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन है, लेकिन आज देखिए डीवीज लैब 5% की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर काफी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने को मिला है। दूसरी तरफ आपका एल्केम है, इप्का है, लॉरिस है, ये 4-5 नाम मैं गिना रही हूँ क्योंकि ये वायदे बाजार के ट्रेड्स हैं जहां पर एक या तो शॉर्ट कवरिंग हुई है स्पेशली लॉरिस में, या फिर लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड होने लगी है। एल्केम, इप्का उसका एक सीधा उदाहरण है। इधर आपको क्या कंफर्ट है तेजी करने में? सन के नंबर्स कैसे लगे? इससे पहले डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आए थे, वो स्टॉक भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर रहा है। डेफिनेटली आई थिंक कि जैसे कि आपने कहा कि फार्मा सीम्स टू बी द फ्लेवर, और क्यों मार्केट को डिफेंसिव्स पसंद आ रहे हैं ऐसे में इट्स क्वाइट स्ट्रेंज एक्चुअली, लेकिन मुझे सन फार्मा काफी अच्छा लगता है। और मुझे याद है पिछले हफ्ते या उसके पहले एक दिन ऐसा था कि कुछ टैरो के नंबर्स थे तो थोड़ा कंसर्न था, और तब भी मैं यही सोच रही थी कि एट द एंड ऑफ द डे सन फार्मा ने इस तरह की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि जो शिफ्ट है उनका स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ और जो स्पेंड है उनका in terms of research etc, वो क्लियरली दिख रहा है और उसका असर भी रिजल्ट्स में नजर आ रहा है। सो आई थिंक गिवन द फैक्ट कि ये सब चीजें हैं सन फार्मा में, पॉजिटिव्स व्हिच आर वेटिंग टू प्ले आउट, आई विल बी पॉजिटिव ऑन सन फार्मा। 1-2 एक्सीडेंट्स भी हुए हैं फार्मा में, आई थिंक ग्लैंड फार्मा इज वर्थ मेंशनिंग। वो मुझे लगता है कि जिस तरह के नतीजे आए और जिस तरह से वो खबर चली कि जो उनके चाइनीज शेयर होल्डर है वो अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे, उससे काफी स्टॉक को फटका पड़ा है। तो थोड़े बहुत न्यूज बेस्ड भी रहते हैं आई थिंक, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी में आज एक काफी अच्छा जेनरिक अप्रूवल का न्यूज फ्लो है, तो वो डॉक्टर रेड्डी, ऑनेस्टली डॉक्टर रेड्डीज भी मुझे काफी पसंद है। तो इस तरह के स्टॉक्स आई थिंक मेरे बाइंग लिस्ट पर हमेशा रहे हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और मुझे लगता है कि फार्मा में खासकर ये ध्यान में रखना होगा कि वो कोविड का समय अब निकल गया और उस तरह के जिस तरह से एक हमने क्रेज देखा था कि आपको सब जो दवाई बनाती है कंपनी वो लेनी है, वो नहीं रहेगी, वो उसका डिफेंसिव रोल वापस आ जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको उसको आपको पोर्टफोलियो में रखना है। हैविंग सेड ऑल दैट, एज आई सेड, आई एम पॉजिटिव ऑन सन फार्मा। ओके, ये फार्मा पे शर्मिला जी का आउटलुक था, लेकिन इस बीच में एक ट्रेड लेके आऊंगा स्क्रीन पर और आई थिंक सुबह इसका जिक्र मैं कर रहा था। इट्स प्लीज डॉक्टर साहब स्क्रीन पर एक बार SRF की 2600 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पर। SRF 2600 आपको सुबह सुबह, मैं इनफैक्ट याद है मुझे 90 पे हमारी बात हुई थी, जरा प्लीज़ उस कॉल का प्रीमियम रखिए अभी भी। इट्स 115। मानस आपकी स्क्रीन पे 115 रुपए का प्रीमियम है एंड इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। आई थिंक 26 सितंबर से जो स्टॉक ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करा था उसको बाइसेक्ट करता हुआ, और आज इनफैक्ट मैं एक बार के लिए अगर अपने चार्ट्स पे वॉल्यूम्स लोड करूं तो यस वॉल्यूम्स भी सपोर्टिव है। इनफैक्ट कल का टोटल वॉल्यूम जो था वो अभी क्लोजिंग -1 आवर अभी पेंडिंग है, कंप्लीट कर चुका है 115 पे। आपका व्यू? ब्रेकआउट है वहां पर, वॉल्यूम्स भी थोड़े बेहतर लग रहे हैं और मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको 2725 तक के मूव्स देखने को मिल जाएंगे, तो 100 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिलेगा। तो आपने अगर ऑप्शन मॉर्निंग में ले लिया था तो उस ऑप्शन में जो कि अब 117 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 84 रुपीज कर लीजिए और ऊपर की तरफ टारगेट सेट करिए 175 180 के।
ओके, एसआरएफ की हमने एक कॉल ले ली जनाब, और ली तो लोगों ने, अगर आप देखें सुबह 90 पर भी होगी, इसको बाय किया होगा। इट्स नाउ 118 आपकी स्क्रीन पे हो चुकी है, स्विंग आता हुआ 118.15। स्वाति होतकर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। स्वाति नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। स्वाति, आपका ट्रेड एट 2 क्या रहेगा, क्या चीज करेंगे आप? इस करंट लेवल पे मुझे टाटा कम्युनिकेशंस काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि वीरू जी हम देखें कि काफी महीनों से ये हाई टॉप्स हाई बॉटम्स में चल रहा है। अभी भी बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड में काफी इंटैक्ट है, 20 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है इवन अगर हम लोग चार्ट फॉर्मेशन भी देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे चुका है ये काम पे। तो मुझे लगता है अपसाइड इसमें हम एटलीस्ट 1320 1330 के टारगेट्स देख सकते हैं। तो टाटा कम्युनिकेशंस करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 1235 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1320। ओके, टाटा कम्युनिकेशन आपकी स्क्रीन पर, और अच्छा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। लेकिन इस बीच एक काम करते हैं, अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे और अदानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों स्टॉक्स को समराइज करते हैं। स्वाति, ज़्यादा क्लियर कट और रिवॉर्डिंग तो अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट्स है, बट आउट ऑफ दीज टू दोनों ही स्टॉक्स बहुत क्लियरली अपनी रेंज से बाहर निकलते हुए, सारे एवरेजेस के ऊपर अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस, ये भी क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बाहर निकलता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस में आपके पास वॉल्यूम सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बताइए एट 2 क्या चीज करना चाहेंगे आप इसमें से? सी डेफिनेटली अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइज का कंपैरिजन एनालिसिस करे जाए तो टेक्निकली मैं देखूंगी अडानी एंटरप्राइज ने ऑलरेडी काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमने देखी है। अगर आरएसआई का मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स भी देख लूं तो विच कम्स टू ऑलमोस्ट 60-65 के अबाउ चल रहा है फिलहाल तो। एंड अडानी पोर्ट में अभी तक इतनी रैली नहीं हो चुकी है, तो मुझे लगता है उसका आरएसआई इंडिकेशन कर अभी तक 50-55 के रेंज में, तो इसमें ज्यादा पोटेंशियल है कि हमें अपसाइड रैली देखने मिल सकेगी। स्लो मूविंग काउंटर है कंपेयर टू अडानी एंटरप्राइजेस, पर डेफिनेटली इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अपने फेवर में है। तो मुझे लगता है अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो आई विल गो फॉर अडानी पोर्ट, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में है एंड इसमें पोटेंशियल अपसाइड 900-920 तक मुझे नजर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है तो करंट में कहूंगी कि नीचे में 820 का एक इमीडिएट क्लस्टर सपोर्ट्स लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 900 रुपीस। ओके, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस। पोर्ट्स को अगर आप देखें आप ज़्यादा फेवर कर रही हैं, और आपकी स्क्रीन पे अदानी पोर्ट्स डी हाई की डायरेक्टरी में, याद रखिएगा ये अभी भी अपने जिसे कहते हैं ना, आई मीन जिस क्लस्टर से बाहर निकला है उसके एज पे बैठा है, तो ज़्यादा रिवॉर्ड अगर आप देखें अच्छा ये दे रहा है। अब आइए एक दो ट्रेड्स पे और जो कि अच्छा स्विंग दे सकते हैं। देखिए एसआरएफ की वो कॉल धीरे धीरे करके अगर आप देखें ऑलमोस्ट 120 की ट्रैजेक्टरी में आ गई, अच्छा क्लियर स्विंग देता हुआ एसआरएफ। अभी मेरी स्क्रीन पे जो स्टॉक्स वाइब्रेट कर रहे हैं उसमें से अगर आप देखें अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, और साथ ही साथ प्रकाश सर ने जो मेंशन किया था बर्जर, प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर बर्जर लेके आइएगा। बर्जर प्रकाश सर ने पिक किया था 594, इट्स 596 नाउ एट डे हाई। एक बार आप जरा टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़े लेके आइए और साथ ही साथ स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा, इट्स 422। आपकी राय अमित क्या रहेगी? आई मीन 421 पे बहुत दिनों बाद, मतलब ये समझ लूँ अगर मैं कि लगभग पूरी अक्टूबर की सीरीज में टाटा मोटर्स ने नॉट अ सिंगल टाइम 20 डिमा की ट्रेजेक्टरी को टच किया, आई मीन छुआ भी नहीं। लास्ट 2 सेशन में 20 डिमा की ट्रेजेक्टरी पार हुई और आज 50 डिमा स्ट्राइक करता हुआ। इस इवेंट पर आप जिस तरीके का रिएक्शन टाटा मोटर्स ने दिया है पोस्ट सेल्स फिगर, आपको लग रहा है कि ये मोमेंटम जनरेट होगा और ये पूरा क्लस्टर जहां पर करीब 429 तक सारे एवरेजेस परसिस्ट करते हैं, ये क्रॉस हो जाएगा? डेफिनेटली वीरेन जी, अगर हम टाटा मोटर का चार्ट देखें तो इसने एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम बेस बनाया है। इनफैक्ट हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि जिन चार्ट्स में भी एक राउंडिंग बॉटम बेस बना है और वो बेस से बाहर आए हैं तो एक उसमें अच्छा मूवमेंट देखा गया है। टाटा मोटर अपने नेकलाइन को क्रॉस कर रहा है जो कि लगभग 415-16 के आसपास है। इस बेस का कंसोलिडेशन काफी लंबा चला है और नीचे 400 और ऊपर 410 और 415 तक में अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। ओआई डेटा भी अगर हम देखें तो जितने इसमें शॉर्ट्स थे लास्ट सीरीज के बाद वो ऑलमोस्ट लिक्विडेट हो गए हैं। तो टाटा मोटर जिस हिसाब से मोमेंटम बना रहा है, मुझे लगता है कि द टाइम हैज कम कि इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 420-21 का इसका प्राइस है, 410 का स्टॉप लॉस रखूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि 440-445 टाटा मोटर्स में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। चलिए एक बार अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर आते हैं वापस। ज़बरदस्त कमाल दिखाते हुए स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर है इस समय, और अदानी पोर्ट्स ने अभी इंट्राडे हाई लगाया है। एक बार अदानी पोर्ट्स का भी हाई का चार्ट लेकर आइए।
ये अदानी पोर्ट्स देखिए एकदम से इंट्राडे हाई लगाया इसने, और अदानी एंटरप्राइजेस इसने भी इंट्राडे हाई लगाया। एक और स्टॉक जो 3-4 दिन से मेरे रेडार पर रहा भी है, आरती इंडस्ट्रीज़, जो अब स्टैंड अलोन केमिकल्स बिजनेस ट्रेड कर रहा है, इसका ये भी करीब 3% ऊपर इस समय। शर्मिला जी, कोई व्यू आपका इस पे आरती इंडस्ट्रीज पर? और यस, जैसे कि आपने कहा कि नाउ वी हैव टू लुक एट इट एज अ स्टैंड अलोन, और अगर आप नतीजे देखेंगे और द प्राइस एंड वैल्यूएशन देखेंगे तो काफी अच्छा लग रहा है ये लेवल पे। सो एक एक्यूमुलेट करने की राय होती है लेट करने की राय आरती इंडस्ट्रीज पर। इस पर एक टेक्निकल चेक अमित अगर आप दें, उसकी तैयारी कर लीजिए। फिलहाल एमएनएम का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर काउंटर 1357 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कल तक अच्छी तेजी थी सभी ऑटो कंपनियों में, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ गई है। ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े आए हैं, इसमें करीब 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। 51,994 यूनिट्स दरअसल एमएनएम ने बेची हैं इस पर्टिकुलर महीने में। याद रखिएगा, एस्कॉर्ट्स के बिक्री के आंकड़े आने के बाद वहां पर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी, तो स्टॉक में कूल ऑफ देखने को मिला था। ये स्टॉक थोड़ा सा होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते का चार्ट लेकर आएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। पैसेंजर व्हीकल बिक्री में भी 60% तक का इजाफा। तो जो पिछले हफ्ते वीरू मेंशन भी कर रहे थे कि स्कॉर्पियो एन, जो नया स्कॉर्पियो का लॉन्च हुआ है, उसका कुछ फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी बुकिंग तो बहुत सॉलिड चल रही थी। और उसका एक रिफ्लेक्शन होपफुली वो ब्रेकअप कंपनी की तरफ से आएगा कि किस दरअसल व्हीकल ने ड्राइव किया है इन सेल्स को। ये स्टॉक होल्ड आउट करता हुआ 8% भागा है इन द लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस। इस पर स्वाति तकनीकी तौर पर बताइए, 1357 के लेवल्स देखने को मिले हैं आज सुबह में या फिर इस समय। अगला पड़ाव क्या रह सकता है? यस डेफिनेटली हर्षदा जी, व्यू पॉजिटिव है एमएनएम पे। अगर मैं देखूं तो उसने ऑल टाइम हाई एक न्यू किया है व्हिच कम्स टू अराउंड 1366। वहां पे हम लोग ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम देख चुके हैं, बट आई बिलीव कि अगर ये वापस 1366-65 के लेवल्स ब्रेक करता है तो 1400 के लेवल्स हमें देखने मिल सकता है। बट सिंस उसने ऑलरेडी काफी ये मंथ अक्टूबर महीना काफी अच्छी रैली दे चुकी है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकते ऑन हायर से, तो फिलहाल तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 1330 का। तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक ये पुल बैक रैली कैरी फॉरवर्ड हो सकती है 1400-1420 के आसपास तक। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी, बट जिनके पास भी लॉन्ग है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं विद द ट्रेडिंग स्टॉप प्लस 1330 रुपीज। ओके, देखिए 2-3 लार्ज कैप्स में अच्छा खासा मूव दिख रहा है आप इस समय। वोल्टास का एक बार चार्ट लेकर आइए। वोल्टास इस समय डे हाई पर और डिसेंट मूव इसमें इस समय स्टॉक में। पीएनबी के भी नंबर्स फ्लैश हुए थे और उसके बाद उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। इनफैक्ट इस समय स्टॉक अब डे लो के करीब जा चुका है, करीब 4% नीचे है पीएनबी। और पीएनबी के साथ लेगेसी इश्यूज रहे हैं, इसने हमेशा एक अंडर परफॉर्म किया है, पिछले 3-4 साल में भी इसने अंडर परफॉर्म किया है। डेल्टा कॉप एक और स्टॉक है जिसमें थोड़ी सी आप इस समय एक चार्ट लेकर आइए इंट्राडे का, डेल्टा कॉप का, वहाँ पर भी थोड़ी सी डिक्लाइन इस समय इस स्टॉक में आ रही है। तो ये 3-4 स्टॉक हैं जो इस समय फोकस में। टाइटन का स्टॉक डे लो की तरफ जाता हुआ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं 3-4 स्टॉक्स में। दूसरी तरफ बलरामपुर चीनी करीब 5% इंट्राडे में मूव इसका, और इस समय करीब 3.5% ऊपर है। बायबैक पर ये कंपनी अब विचार करेगी। प्रकाश जी, टेक्निकली बलरामपुर चीनी ने काफ़ी एक वन वे डिक्लाइन देखा है 500 से ये 300 के करीब। अब यहाँ से लग रहा है आपको कि ये डेड कैट बाउंस है या सस्टेनेबल है? लग तो ऐसे ही रहा है अनुज, एक सिग्नल तो जनरेट हुआ है बलरामपुर चीनी में। यहाँ पर अगर क्लोज मिल जाता है 300-328 के आसपास भी, तो एक सिग्नल तो जनरेट हुआ है फॉर बाइंग टुमारो फॉर अ टारगेट ऑफ 350 के लिए। सिग्नल तो जनरेट हुआ है। हो सकता है वो डेड कैट बाउंस करीब 340-350 तक ले जा सकता है, लेकिन एक बार वो 350 चला जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेच है ऑन द डाउन साइड और बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। शायद वो डेड कैट बाउंस की हो, लेकिन एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो है बलरामपुर चीनी में। अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बलरामपुर चीनी में साफ इस समय रिफ्लेक्ट होती हुई वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। और ऑफ कोर्स हमने देखा है ये एक आउट परफॉर्मर पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक चीज मैं नोटिस कर रही थी, सरकारी कंपनियों में फिर से रुझान मजबूती की तरफ। पावर कंपनियों का जिक्र हमने कुछ देर पहले किया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड इन द लाइक्स में तेजी। एनएमडीसी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते, करीब 4% तक का इजाफा इसमें भी बनता दिखाई दिया है। और यहाँ पर एनएमडीसी में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जरूर हुई है। इस पर मानस एक व्यू देंगे, 104 के आसपास ये स्टॉक खड़ा है, क्या एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है? क्या ये लास्ट करेगा मूव?
नहीं, मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करना बेहतर है हर्षिता जी, क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ अगर आप देखिए तो 105 से लेकर 107-8 तक बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखते हैं चार्ट्स पे। तो एनएमडीसी में करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। अगर ये 108 109 के ऊपर निकलेगा तभी वहां पर खरीदारी करेंगे। एनएमडीसी आपके स्क्रीन पे 104 पे अभी स्टिल अगर आप देखें पॉज मोड में है मानस, अभी कोई प्राइस एक्शन नहीं। कुछ स्टॉक्स जो कि आज थोड़ा सा फिजल आउट कर रहे हैं, जरा प्लीज़ इनफैक्ट मेरे स्क्रीन पे जरा जो अपोलो हॉस्पिटल्स के ऑप्शन है वो फ्लोट कर रहे हैं। पुट ऑप्शन सारी की सारी डे हाइपर ट्रेड करते हुए यस बैकफुट पे आया है, बट स्टिल अगर आप देखें अभी 10 डे में अभी टेस्ट नहीं हुआ है तो मैं इसको छोड़ूंगा, क्योंकि पिछले 2 सेशन से ये अपना सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इनफैक्ट इन तीनों सीरीज का हाई काटने की चेष्टा कर रहा था। ऑन द कॉन्ट्री लेट्स टेक मेट्रोपोलिस क्या कर रहा था, सुबह अच्छा मूव दिया था मेट्रोपोलिस ने और अभी करीब 1745 यस। और याद रखिएगा इसका 200 डेमा परसिस्ट करता है करीब करीब मेट्रोपोलिस का, वो आता है 1821 पे। और ये मतलब जो ब्रेक किया था फर्स्ट टाइम इस साल जनवरी में 200 डेमा, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट लिया 8 अप्रैल को उसको रीगेन करने का, लेकिन फेलियर साबित हुआ। और अप्रैल में 3 अगर आप देखें अटेम्प्ट थे आपकी स्क्रीन पे, 3 अटेम्प्ट थे 200 डेमा को पार करने के, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। अमित, इस बार एट 745 कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको कि ये 200 डेमा की तरफ जाएगा? और पिछले 4 दिन के वॉल्यूम्स और अगर आपने नवंबर के रोल ओवर्स को नोटिस किया हो और पिछले 3 सेशन के वायलेशंस को नोटिस किया हो, क्या व्यू बन रहा है आपको? वीरेन जी, स्टॉक में काफी अच्छा खासा मोमेंटम है। स्टॉक 10, 20, 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें हायर हाई हाई लोस के पैटर्न बनने शुरू हुए हैं। लास्ट मेजर जो इसका स्विंग हाई था लगभग 16 से 50 का, वो रेजिस्टेंस को भी इसने 2 से 3 दिन पहले टेकआउट कर लिया है। जिस हिसाब से मोमेंटम है, जिनकी पोजीशंस है उन्हें बने रहना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 1745 का प्राइस है, लगभग 1710 का स्टॉप लॉस लगे। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मोमेंटम है ये अपने 200 डेमा के पास तक पहुंच सकता है। चलिए एक बार जरा फिनेंशियल निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। ये क्योंकि आज के अगर आप टॉप वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे ऑप्शंस के तो हाँ, तो फिन निफ्टी का सबसे ज़्यादा जो 2 टॉप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये फिन निफ्टी के हैं। जब फिन निफ्टी स्टार्ट हुआ था तो एनएससी ने कोशिश की कि थर्सडे के बजाय ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी रखते हैं, क्योंकि थर्सडे को ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उनको थोड़ा सा एक नीश फैक्टर चाहिए था और ये अब काम करने लगा है। अब अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है इसमें। 18,600 की पुट देखिए, 23 रुपये उसका करीब करीब भाव है और उसमें आज 51,41,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं। ये देखिए ज़बरदस्त इस समय इसका ओपन इंटरेस्ट देखिए कि कितना बड़ा है। ये पूरा का पूरा ये इंट्राडे की ट्रेडिंग है आज लोगों की, और उसमें देखिए प्रीमियम कितना ज़बरदस्त गिरा है 81 पॉइंट्स के करीब। 18,700 की कॉल एक बार फाइनेंशियल निफ्टी की, वो सेकेंड टॉप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर भी अच्छा एक आपने मूव देखा है। और हर्षिता एक चीज़ मैं जो हमारे रिटेल व्यूअर्स हैं ना उनको एक चीज़ बोलूँगा, एक एक्सरसाइज करने को बोलूँगा उनको कि आप हर महीने के एंड पर अपना एक लेजर चेक करिए, पिछले 3 महीने का और पिछले 6 महीने का, और आप ये देखिए कि जो वीकली ऑप्शंस हैं उसमें आपने कितना पैसा बनाया और कितना पैसा गंवाया। और आप नोटिस करेंगे कि पिछले 6 महीने में या पिछले 9 महीने में या पिछले 12 महीने में वीकली ऑप्शंस में मोस्टली रिटेल पैसा गंवाती है। वो सारी की सारी जो मार्केट है ये एल्गो ट्रेडर्स की मार्केट होती है। इसमें ठीक है, लोगों को मज़ा आता है एक्चुअली, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट मिलता है उसी दिन का या अगले दिन का ऑप्शन ट्रेड करने में। लेकिन अगर आप इन सबको ऐड करेंगे ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ 1 या 2% लोग हैं जो पैसा कमा पाते हैं, बाकी सारे के सारे लोग पैसा गंवाते हैं। उसी को अगर आप मंथली ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा एक अच्छा एक ट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि मंथली ऑप्शन में आप अगर आपका एक डायरेक्शनल कॉल सही है तो आप अच्छा पैसा बनाएंगे। वीकली ऑप्शन में क्या है, आज जैसे इंट्राडे, एक बार इंट्राडे में 200 पॉइंट गिरा बैंक निफ्टी, आपका ऑप्शन 0 हो गया, फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। तो ये जो फाइनेंशियल निफ्टी की सीरीज शुरू हुई है, इसमें पूरा का पूरा पैसा जो है वो ऑप्शन सेलर्स बना रहे हैं। आज एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, सारे के सारे जो स्ट्राइक्स हैं उसमें इनका प्रीमियम करीब करीब 80-90% के करीब गिरा है। प्रकाश जी, आप ट्रेड करते हैं वीकली ऑप्शंस में या फिर मंथली में ट्रेड करते हैं या सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं आप? वीकली ऑप्शन से करता हूँ ट्रेड। ये लेकिन यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा फास्ट मूवमेंट होता है, वो निम्बल फिगर होते हैं, मतलब आज आधे घंटे 10-15 मिनट में। लेकिन मंथली ऑप्शंस मोर स्टेबल होता है, ये बात 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ। रिटेलर्स को ध्यान देना चाहिए मंथली ऑप्शंस पर। वीकली ऑप्शंस में थर्सडे को भी
जब एक्सपायरी होती है तो फ्यूचर्स जो प्रीमियम होता है वो डिके हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि वीकली ऑप्शंस थोड़ा ट्रिकी है, ज्यादा ही ट्रिकी है, जितने हम समझते हैं उतना इजी नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है, अगर आप समझ गए तो बात अलग है, वरना इसमें काफी प्रैक्टिस और आपको काफी अजाइल रहना पड़ता है। इजी तो मार्केट में कुछ भी नहीं है एक्चुअली। पैसा बनाना इजी नहीं है। वो जो बोलते हैं ना इजी मनी हैज बीन मेड, जिसने बनाया है उससे पूछो कि इजी था कि टफ था एक्चुअली। चलिए, एक चीज जहां पर थोड़ी बहुत ईज देखने को मिल रही है काफी दिनों बाद, वो डायग्नोस्टिक स्टॉक से। कुछ देर पहले वीरू ही मेंशन कर रहे थे मेट्रोपोलिस, अब इसके साथ में आप देखिए विजया डायग्नोस्टिक, कल भी इसका हमने जिक्र किया था कि इन दरअसल डायग्नोस्टिक कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके एक्शन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। विजया डायग्नोस्टिक इस समय आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, करीब 5% तक के गेन्स यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। कल डॉक्टर लाल चला नहीं था, आज डॉक्टर लाल की तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, करीब 1% ऊपर ये काउंटर भी आ रहा है। शर्मिला, आपने क्या कुछ पढ़ा है इन कंपनियों में? नंबर्स तो अभी तक आए नहीं है वैसे, ना मेट्रोपोलिस के या फिर डॉक्टर लाल के, मुझे नहीं याद, लेकिन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या ट्रिगर पॉइंट रह सकता है? वेरी ऑनेस्टली ये भी एक ऐसा सेक्टर था जो कोविड के समय बहुत चला, और उसके बाद जिस तरह से चीजें बदली और द कोविड टेस्टिंग वेंट डाउन, और उसके साथ साथ कंपटीशन की भी जिस तरह से बात हुई, हमने सभी स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड, आप जो नाम ले, वेदर इट इज डॉक्टर पैथलैब, वेदर इट इज मेट्रोपोलिस, सब में एक बड़ी गिरावट दिखी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ब्रोकरेज हाउस होगा जिसकी पॉजिटिव राय रही होगी, बट आई थिंक दे आर नाउ कमिंग आउट ऑफ दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि अब सब ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, वेदर इट इज फॉर हेल्थ रीजंस, अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, सो इट्स नॉट अ बैड बिजनेस मॉडल। ये बात सही है कि कंपटीशन बढ़ गई है, सो आई थिंक दे आर जस्ट कमिंग बैक इनटू देयर ओन। और उसके अलावा मैंने कुछ बहुत पॉजिटिव सेक्टर के बारे में सुना नहीं है, बट आई हैव बीन पॉजिटिव ऑन द सेक्टर, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स नीचे आ रहे थे, रुके हुए थे कि कहाँ जाके ये सेल ऑफ खत्म होता है, तो अब ऐसे लग रहा है कि लोग फिर से इस स्पेस को पॉजिटिवली देख रहे हैं। आई थिंक बोथ फार्मा एंड डायग्नोस्टिक्स एक तरह से मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय के बाद मैं लोगों के बाइंग लिस्ट पर देख रही हूँ। अच्छा, एक बार जरा चार्ट लेकर आइए, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स रीसेंट लिस्टिंग है ये, ऑफ कोर्स ज़बरदस्त मूव इसमें इस समय आता हुआ। कैश मैनेजमेंट में ये कंपनी काम करती है, एटीएम्स और ये सब जो मैनेज करती है। इनफैक्ट नाम ही उसका इसीलिए पड़ा था क्योंकि कैश मैनेजमेंट में थी ये कंपनी, इसलिए सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। चार्ट देखिए, ज़बरदस्त 6.5% का मूव इसमें, और काफ़ी मूव लेट ट्रेड में आया है। शर्मिला जी, ट्रैक करती हैं इसको आप, सीएमएस इन्फो को? ओके, मतलब काफ़ी टाइम बाद ऐसा मूव आया है। थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आते हैं इसका, जरा देखते हैं एक बार क्या इसने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है ओवर 3 मंथ पीरियड या ऐसा कुछ। 3 महीने में करीब 25% मूव, क्वाइटली एक्चुअली। मेरे ख्याल से हमने डिस्कस भी नहीं किया होगा आशिदा। नहीं, एक्चुअली अनुज, ये बिल्कुल रेडार पर नहीं आया, और ऑन द कॉन्ट्ररी मैं सरप्राइज्ड हूँ इस मूव से, क्योंकि मैं एक डेटा पढ़ रही थी कि किस तरह से कैश ट्रांजैक्शंस ड्रास्टिकली कम हुए हैं और ज्यादातर लोग यूपीआई के साथ ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह की तेजी के पीछे वाकई में वजह समझनी चाहिए, मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अस्टाउंडिंग गेन्स देखने को मिले हैं। गाबा साहब, तकनीकी तौर पर सीएमएस इन्फो सिस्टम 333 वाला शेयर मुझे अच्छा लगता है, क्वाइट गुड। 333 का डाउन चल रहा है अभी, 315 310 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, लगता है 350 तक जा सकता है सीएमएस इन्फो सिस्टम। स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, सेटअप भी सही है, बाय मोड पर है, यस वन कैन बाय इट। बढ़िया तेजी की यहाँ पर बन रही है, लेकिन पक क्या रहा है वो समझना पड़ेगा। स्टॉक में बहुत बड़ा मूव, इनफैक्ट आप रीसेंट लिस्टिंग्स देखिए, नायका में एक बहुत तगड़ी तेजी आज और कल में देखने को मिली है। डिलीवरी का स्टॉक आप देखेंगे, जहां परसों हम धुलाई की बात कर रहे थे, वो लॉक इन पीरियड के करीब वाले जो डेट्स आ रही हैं, आज स्टॉक अपर सर्किट पर लगा है। क्या ये हाल पेटीएम के साथ भी है? पेटीएम सिर्फ 1% की गेंस दिखाता हुआ, पीबी फिनटेक में करीब 2-2.5% तक का मूव देखने को मिल रहा है। तो टर्न तो चल रहा है, क्लियरली यही है, और इसे कुछ आप कह नहीं सकते कि जहां पर लोग मुनाफा बांध रहे हैं, कुछ कुछ करके वहीं पर पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और लौट रहा है इंटरेस्ट कई ऐसे मिड कैप काउंटर्स में। वैसे मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं 250 पॉइंट ऊपर इस समय, ये क्लियरली आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है आज के ट्रेड में। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा
तेजी का रुझान बनता हुआ। और ऐसा ही एक स्टॉक अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा क्योंकि सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे क्या चल रहा है। तो सुमित ही डिस्क्लोज करेंगे कि ये कौन सा स्टॉक लाए हैं और उसमें चल क्या रहा है। देखिए, आज जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का। यूजुअली इसकी चर्चा थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें रिसेंटली बहुत बढ़िया मूव था इसका। पहले आप एक महीने का चार्ट उठा कर देखेंगे तो करीब करीब 40% के आसपास से गेंस आपको महज एक महीने के अंदर ही दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप में इस तरह का मूव नहीं है जिसको आउट परफॉर्म करके ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई पड़ा है। वीकली बेसिस पर या पिछले 3 महीने में, पिछले 1 महीने में आउट परफॉर्मेंस है क्रॉस द बोर्ड, चाहे 6% की तेज़ी वीक पे हो या फिर महीने की तेज़ी हो 30% की, या आप 3 महीने की तेज़ी देख ली 32% के आसपास की थी। 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कंपनी से रिलेटेड आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी ने एक रिसेंटली एनुअल कॉन्फ्रेंस की थी। वो कॉन्फ्रेंस हुई थी 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो दुबई में कॉन्फ्रेंस थी, और ग्लोबल फिलिप मॉरिस की मैनेजमेंट भी उसके अंदर बैठी थी। फिलिप मॉरिस जो कि इस कंपनी में 25% के आसपास स्टेक रखते हैं, उनकी मैनेजमेंट भी वहाँ पे मौजूद थी। और इस कंपनी का जो आउटलुक था उसको लेकर एक बड़ी चर्चा हुई थी, जिसके बाद से स्टॉक ने एक तेज़ी पकड़ी थी। वो जैसे ही वो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद। सेकेंड, कंपनी ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन दिया था एक्सचेंज को कि अपने एक लॉस मेकिंग बिजनेस से एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। वो इनका च्युइंग कारोबार है। हालांकि वो कारोबार का रेवेन्यू इतना नहीं है, महज 2% के आसपास का रेवेन्यू, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो सिगरेट कारोबार से आता है। च्युइंग बिजनेस जो है कंपनी का एक छोटे बिजनेस के तौर पर 3 बड़े बिजनेस है। इसमें च्युइंग बिजनेस है, सिगरेट बिजनेस है और रिटेल कारोबार के अंदर, इसमें आप 24/7 के नाम से इनके पूरे NCR में स्टोर्स देखेंगे। तो मेजर रेवेन्यूज वहाँ से नहीं है, लेकिन वो बिजनेस लॉस मेकिंग है और कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर रही है। तो लॉस मेकिंग बिजनेस का बाहर जाना वो कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर है। तीसरा, ITC के नंबर्स आए थे। ITC का सिगरेट वॉल्यूम कारोबार करीब 23 से 24% के आसपास ही ग्रोथ दिखा कर गया था। और गॉडफ्रे फिलिप्स के टोटल रेवेन्यू का 88 से 90% हिस्सा जो है वो सिगरेट से आता है। तो बाजार ये एंटिसिपेट करना शुरू होगा कि शायद गॉडफ्रे के नंबर्स में भी सिगरेट कारोबार की ग्रोथ अच्छी आएगी, जिसको बाजार ने थम्स अप दिया। और लास्टली वैल्यूएशन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, गॉडफ्रे फिलिप्स जबकि 35% इस महीने में चल चुका है, उसके बावजूद 17 के मल्टीपल पर है। VST जो ज़्यादा चला नहीं है वो 16 के मल्टीपल पर है। ITC अपने हाइस पर है 25 के मल्टीपल पर, और GTC गोल्डन टबैको करीब 26 के मल्टीपल पे भी कामकाज कर रहा है। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी ये सेकंड वैल्यूएशन वाइज चीपेस्ट स्टॉक आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन उस समय पे ये 15 के मल्टीपल पे या 12 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था जब इसने तेज़ी पकड़नी शुरू की थी। तो बेहतर वैल्यूएशन, अच्छे आउटलुक, साथ साथ मल्टीपल ट्रिगर्स और लॉस मेकिंग बिजनेस का बेचना, ये कुछ ऐसे ट्रिगर बन के गए जिसके आधार पर शेयर एक बढ़िया तेज़ी दिखा गया और अपने नए 5 साल के फिर ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहा है। ओके सुमित, इसमें एक और चीज़ भी है जो फैमिली फ्यूड चल रही थी वो मोदी फैमिली में, वो थोड़ा सा आर्बिट्रेशन के लिए उसमें शायद वो लोग मान रहे हैं कि फैमिली में मामला सेटल हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो अगर वो भी हो गया तो एक वो रैंक भी शायद यहाँ से चला जाएगा। स्टेक सेल का जो बज़ बना हुआ है वो खुल जाएगा उसके बाद। हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। UPL के नंबर्स आ रहे हैं 800, सुमित शुक्रिया आपका। 12,500 करोड़ की आय, 12,150 का अनुमान था, तो अनुमान से आय ज़्यादा लेकिन प्रॉफिट शायद थोड़ा कम था। मैं प्रॉफिट का नंबर देख रहा था, मुनाफा 814 करोड़ और ये 868 करोड़ के आसपास तक का अनुमान था। तो वहां पर एक मिस जरूर है, लेकिन एबिटा बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट अनुज 2390 करोड़ की अपेक्षा के सामने 2770 करोड़ के आसपास कंपनी ने ये फिगर पोस्ट किया है। तो क्लियरली ऑपरेशनली नंबर्स बहुत ही मजबूत है। रेवेन्यू में एक बीट है, ऑपरेशनल प्रॉफिट में भी हम देख रहे हैं बीट, और मार्जिन्स देखेंगे तो 19% या 19.5% के आसपास की अपेक्षा थी, उसके सामने 22% का दरअसल कंपनी ने मार्जिन पोस्ट किया है। तो कुछ ना कुछ वन ऑफ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो लेकिन अबिटा देखेंगे तो क्लियरली वो ग्रोथ देखने को मिल रही है अनडाउटेडली। तो स्टॉक में वैसे तो आनी चाहिए रिकवरी, 728 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। शर्मिला, बेसिक नंबर सामने हैं, पसंद आए? बिल्कुल, और यही देखना होगा अभी कि जिस तरह से मार्केट अनुमान लगा रहा था कि अलग ज्योग्राफी से किस तरह से ग्रोथ पैन आउट होती है। आई थिंक बारिंग यूरोप सभी मार्केट से ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्टेड थी। सो आई थिंक अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरा स्पेस, वेदर इट इज स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, सभी में फिर से हम मोमेंटम देख रहे हैं और ये नतीजे मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं। और इसमें एक बाइंग की राय बनेगी। आई थिंक द टारगेट वुड बी क्लोजर टू 850। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है कि एबिटा में इतनी बड़ी बीट और मार्जिन में इतनी बड़ी बीट के बाद भी
जो नेट प्रॉफिट नंबर है उसमें थोड़ी सी जो है आपको मिस दिखाई दे रहा है। वो मैं एक बार ज़रा नंबर्स पे कोशिश करूँगा कि कुछ मिलता है तो, लेकिन क्योंकि ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं, आप देखिए स्टॉक ग्रीन में आ गया है तो मार्केट उस पर फोकस कर रहा है कि जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इसके 12,507 करोड़ की आय है। मेरे ख्याल से अभी हर्षदा में शायद कंसोलिडेटेड नंबर्स ओपन नहीं कर पा रहा हूँ तो नज़र रखता हूँ उसके ऊपर। हाँ, वो निकालेंगे थोड़ी देर में, कुछ और डिटेल्स हम श्योर आएंगे, लेकिन ऑपरेशनली एक बढ़िया परफॉर्मेंस। अमित से यूपीएल क्विक चेक टेक्निकली। हर्षदा मैम, यूपीएल इज ट्रेडिंग अबव द 200-day मूविंग एवरेज। स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम मुझे लग रहा है। अगर ये 715 के लेवल्स, क्योंकि अभी रिजल्ट आया, अगर 710 715 के लेवल्स होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि इसमें 745 से लेकर 750 तक की पॉसिबिलिटी है यूपीएल में। उस लेवल के पार निकलना इंपॉर्टेंट रहेगा। 729 730 के आसपास ये मंडराता हुआ काउंटर। अच्छा, यूपीएल के नंबर से पहले हम बात कर रहे थे गॉडफ्रे फिलिप्स की। स्टॉक में अनडाउटेडली तेजी देखने को मिली है, एक महीने में 30% के गेन्स। मानस, अब बताइए अगला स्ट्रेंथ पकड़ेगा ये काउंटर या 1580 के आसपास मुनाफा है तो बुक कर ले? नहीं, मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। देखिए, जो पहले के हर्डल्स थे अमेरिका 2016 2017 के, वो ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रीच कर दिए हैं, उसके ऊपर निकला है और पैटर्न को देख के लगता है कि 1650 1670 के आसपास तक स्टॉक जा सकता है। तो करंट लेवल से भी 70-80 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1530 रुपए कर ले। ओके, गॉडफ्रे फिलिप्स चार्ट के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन पैटर्न है। मैं सुबह जब टिप्पणी कर रहे थे तब भी मैं चार्ट को देख रहा था, बहुत ही अच्छा। अगर आप देखें, मानस ने टोरेंट पावर पिक किया था और यकीन मानिए 230 से लेकर अभी तक 245 के बीच में जो स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग देखे गए हैं उसमें से पावर स्पेस ही याद रखिएगा एक इमर्जिंग स्पेस बन के उभरा है लास्ट 15 मिनट्स में। लुक एट टाटा पावर, जरा एक बार इसका स्विंग लेके आइए। लास्ट 15 मिनट का डे हाई पर 231 पे आज टाटा पावर अपने सारे एवरेजेस काट के, आई थिंक आज का लो जो था वो लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और बाइसेक्ट करके क्या खूब निकला है। और माना सबसे अच्छी चीज़ जानते हैं क्या है, ये वो जो 21 सितंबर का ब्रेकडाउन पॉइंट है 231, उसको रीगेन कर गया। मानस, इसमें क्या कोई एट द मनी कॉल पे काम करना चाहिए? क्योंकि अमूमन हमने देखा है जब जब ये 230 के क्लस्टर के ऊपर आता है तो 250 245 तक का स्विंग देता है। एनी पर्टिकुलर स्ट्राइक 230 या फिर 240 जो कि आप फोकस करना चाहें टाटा पावर में डे हाई पर स्टॉक? तो देखिए, मैं 230 के कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि वहां पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए, 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था और आज के ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 240 या 242 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। 10-12 रुपए का अपमूव और पूरा पावर क्षेत्र लाइमलाइट में है, तो आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। तो टाटा पावर का 230 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 6 रुपए का 2 रुपए का 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए तो 2 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 13 से 14 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब फोकस करते हैं आज की सबसे बड़ी डील पर, और जो यतिन ने कल ब्रेक की थी, एक्सिस बैंक, जिसमें री रेटिंग हुई थी जब बेन ने पहली बार इन्वेस्ट किया था। ज़बरदस्त री रेटिंग हुई थी स्टॉक में, आपको याद होगा, और अब बेन उसमें से निकल रहा है। लेकिन करेंसी ने पूरा मामला बिगाड़ दिया यतिन, तो पेन है उनको, ज़्यादा कोई गेन नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो बेन का ये पेन है क्योंकि डॉलर जिस तेज़ी से अप्रिशिएट हुआ है और रुपया वीक हुआ है, तो जो डॉलर इन्वेस्टर होता है उसको जब वो पैसा वापस ले जाता है एफडीआई का, तो मार पड़ती है। अगर हम आपकी स्क्रीन पे जो बेसिक डेटा देखें तो पिछले 5 साल, क्योंकि 1 नवंबर 2017 को ये अनाउंसमेंट हुई थी कि बेन कैपिटल एक्सिस में पैसे डालने वाला है एलआईसी के साथ। तो एलआईसी प्रमोटर है एक्सिस बैंक का, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा। लेकिन ये जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट जब हुआ था तब से लेके अभी तक जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो लगभग 63% है। और अगर हम डॉलर टर्म्स में यही 63% को प्लॉट कर दें तो ये हो जाता है 27%। ऑब्वियसली अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें और एक्सिस बैंक की बात करें तो पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस दोनों ही क्लासेस का सिमिलर रहा है। और जिस हिसाब से हमने स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस देखा है दूसरे बैंकों के मुकाबले, कहीं ना कहीं हम बेन की डॉलर CAGR देखें तो केवल 6% रह जाएगी। मतलब साल दर साल बेसिस पे पिछले 5 सालों में कंटिन्यूस बेसिस पे केवल 6% के रिटर्न डॉलर टर्म्स में आए हैं। ऑब्वियसली अगर हम इसको रूपी टर्म में देखें तो 11% के CAGR के हिसाब से एक्सिस बैंक ने रिटर्न दिया है भारतीय निवेशकों को। बट क्योंकि बेन अपना FDI का पैसा डाल रही है तो ये डॉलर वापस ले जाते हैं अपने घर, तो ये केवल 6% का रिटर्न बना पाते हैं डॉलर टर्म्स में।
ऑब्वियसली अगर हम दूसरी बैंकों की बात करें तो जहां हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक लगभग यहां 200% का रिटर्न आपको मिला है पिछले 5 साल में। दूसरे अगर बैंक की बात कर लें जो निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 100% का रिटर्न यहाँ है, कोटक बैंक लगभग 90% का रिटर्न है, एसबीआई इनफैक्ट अगर हम देखें तो 80% का रिटर्न पिछले 5 साल में दे चुका है। और एक्सिस के ऊपर एचडीएफसी बैंक है। हम जनरली बात करते हैं एचडीएफसी बैंक ने मार्केट को किस हिसाब से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन शायद एक्सिस बैंक भी वही कैटेगरी में आता है क्योंकि इनके रिटर्न्स जो हैं लगभग निफ्टी बैंक को रेप्लिका करते हुए दिखाई दिए। तो ब्रॉडली कहने का मतलब और प्रयोजन यही है कि जिस हिसाब से बेन ने एग्जिट लिया, हमको लगता है ऐसे कि भाई 535 में इन्होंने वारंट इश्यू और इक्विटी इशू किया था, 870-80 रुपए पे पैसा बन रहा होगा। नहीं, अगर हम 5 साल का रिटर्न देख लें तो बहुत ही मीडियोकर रिटर्न लेके बेन कैपिटल अपने घर जा रहा है। शुक्रिया यतिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्चुअली क्योंकि हम इंडियन मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम तो सिर्फ रुपये से कंसर्न है, लेकिन जो एफआई इन्वेस्टर्स हैं वो उनको काफ़ी मार पड़ती है जब रुपये में। और इसके लिए मुझे याद है समीर अरोड़ा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि एफआई जब इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि वो एक डिप्रिशिएटिंग करेंसी वाली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बस इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि डिप्रिशिएशन इतना ना हो कि उनके जो अच्छे गेंस हैं वो सारे के सारे, अभी 63% का रिटर्न में सिर्फ 27% आपको मिल रहा है, क्योंकि ये डॉलर की मूव आई है ज़बरदस्त आई है पिछले 3-4 साल में, इसकी वजह से ये मूव आपको यहाँ पर दिख रहा है। शर्मिला जी एक बात बताइए, ये एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद ज़बरदस्त री रेटिंग हुई थी प्री पोजिशनिंग के बावजूद, लेकिन अभी एक फैक्टर आ गया है कि बेन ने कुछ बेचा और शायद आगे भी और बेचेंगे, तो ये क्लीन आउट ट्रेड नहीं था अभी। इस डिक्लाइन में आप बाय करेंगे या आप इस क्लीन आउट ट्रेड का वेट करेंगे? अब मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि दो चीजें हो जाती है हमेशा इस तरह की डील होती है तो कि जो लार्ज बायर्स रहे होंगे मार्केट में उनकी डिमांड एक तरह से इट गेट्स मेट, तो वो फिर नहीं आते हैं इतनी जल्दी स्टॉक में खरीद करने के लिए। और थोड़ा किस तरह का इम्पैक्ट, यू नीड टू लेट दिस, इतना जो लार्ज ट्रेड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो एक तो स्टॉक में बहुत जल्दी रन अप आ गया था रिजल्ट्स के बाद, आई थिंक द री-रेटिंग इज स्टिल ऑन द कार्ड्स, लेकिन सिर्फ स्टॉक प्राइस के हिसाब से आप अगर 1-1.5 महीना रुके तो ज्यादा बेहतर होगा। यतिन अब बाकी स्टेक के लिए कुछ लॉक इन होगा इसमें? तो जनरली जो थंब रूल होता है और जो मैंडेट कॉपी में जेपी मॉर्गन ने लिखा था वो था 180 डेज, तो मतलब 6 महीने तक शायद बेन कैपिटल आपको ये शेयर बेचते हुए ना दिखाई पड़े। लेकिन एक चीज़ तय है, इनका लगभग 4.25% का हिस्सा था, उसमें से आज उन्होंने लगभग 1.25% हिस्सा बेचा, यानी 3% इक्विटी अभी भी इनके पास बची हुई है। और हमने ये देखा है कि जनरल बेन कैपिटल अक्रॉस एसेट क्लास जो है वो थोड़ा थोड़ा फंड उनका क्योंकि मैच्योर हो रहा है तो वो बेचते जा रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में भी हमने देखा था कि ब्लॉक डील के जरिए रिसेंटली बेन कैपिटल ने अपना हिस्सा बेचा था। तो इन जनरल बेन कैपिटल अपनी इंडिया इन्वेस्टमेंट्स को ट्रिम कर रहा है और शायद ये शॉर्ट टर्म में नहीं बट मीडियम टर्म में एक ओवरहैंग बन सकता है। और जैसे कि आपने बहुत ही एक वैलिड पॉइंट कहा कि प्री पोजिशनिंग के बावजूद एक्सिस बैंक में एक मूव आया, पिछले 1 महीने का ही रिटर्न लगभग 20-22% है एक्सिस बैंक का। तो अगर ये रिजल्ट के बाद का या पहले का अगर ये रिएक्शन नहीं आया होता तो ये सीएजीआर रिटर्न आपको 1-2% और कम हो जाता। तो कहने का मतलब ब्रॉडली यही है कि जिस हिसाब से एक्सिस बैंक ने प्रदर्शन दिखाया है शायद बेन कैपिटल ने बहुत पैसा नहीं बनाया है डील पे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया यतिन इस जानकारी के लिए। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के चीफ इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट और फंड मैनेजर उज्जवल शाह। उज्जवल जी गुड आफ्टरनून, शुक्रिया समय निकाला आपने हमारे लिए। पहले इसी से बात कर लेते हैं, एक्सिस बैंक पर क्या व्यू रखते हैं आप, इस डिक्लाइन में बाय करेंगे? काफ़ी री रेटिंग हुई रिजल्ट के बाद। गुड आफ्टरनून और थैंक यू मुझे शो में शामिल करने के लिए। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। बीइंग अ फंड मैनेजर मैं ज़्यादा डोप नहीं दे पाऊंगा स्टॉक स्पेसिफिक, बट मेरे हिसाब से पूरा बैंकिंग सेक्टर जो री रेट हुआ है और जो क्रेडिट ग्रोथ हम लोग ने लास्ट 5-6 महीने में देखी है, आई थिंक ये पूरा सेक्टर आउटलुक इंडिया पर से और इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर से बहुत अच्छा है फॉर नियर टर्म और नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। और उसमें एक्सिस बैंक ओवर लास्ट सेवरल इयर्स थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, जैसे आप लोगों ने भी डेटा बताया। बट आई थिंक अमॉन्ग्स्ट लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर देखें तो आईसीआईसीआई जिसने सबको आउट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी,
So amongst the top-notch picks, ICICI रहेगा and Axis might follow suit later. ओके लेकिन हाँ इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है इन स्टॉक्स में। अच्छा NMDC पर एक अपडेट आ रहा है, स्टॉक आज करीब 4.5% ऊपर। अक्टूबर में आयरन ओर का प्रोडक्शन जो है वो करीब 6% बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर ये डेटा है, याद रखिएगा। और वो स्टॉक आज वैसे भी रैली करता हुआ, लेकिन अक्टूबर में बिक्री जो है वो थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई 13% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन सेल्स में उतना इजाफा नहीं देखने को मिला, 104 के आसपास ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा 110 के ऊपर ही खरीदारी की, अग्रेसिव खरीदारी की कॉल माइनस लेते हुए दिखाई दे रहे थे। उज्जवल, लेकिन कमिंग बैक टू वेयर द मार्केट इज, अब देखिए रुझान काफी तगड़ी तेजी का, 18,138 के आसपास इस समय निफ्टी खड़ा है। और हम आज सुबह से ही वो डेटा दिखा रहे थे कि अपने 52 वीक हाई फिर ऑल टाइम हाई से करीब 2% की ही दूरी इंडेक्स ने बनाई हुई है। हालांकि इसमें ऐसे कई कंपोनेंट्स हैं जिनकी तरफ से यूजुअली मदद मिलती है, जिनका वेटेज अच्छा खासा होता है और वो 10-11% की दूरी पर बैठे हैं अपने 52 वीक हाई से। मिसाल के तौर पर इसमें आप रिलायंस इंडस्ट्रीज गिने, आपका HDFC बैंक गिने, इन्फोसिस गिने, HDFC गिने, TCS गिने, इन सब में इंटरेस्ट है, लेकिन दे आर नियरली अबाउट 10 to 12% फ्रॉम देयर 52 वीक हाई। इनका इस तरह के दिग्गजों का कितना आपको लग रहा है तगड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, एंड एज अ फंड मैनेजर क्या आप इन हेवीवेट्स में और पोजीशन ऐड कर रहे हैं टू मेक द मोस्ट ऑफ द मोमेंटम? श्योर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इन टर्म्स ऑफ ये जो दिग्गज स्टॉक्स है, इसमें आप देखें तो आईटी सेक्टर अभी थोड़ा आउट ऑफ फ्लेवर चल रहा है मार्केट में, क्योंकि उनकी जो एंड मार्केट्स है वहां पर ही स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशंस है, प्रॉब्ली शायद रिसेशन में भी जाएंगे। तो ऑर्डर्स जो इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक थी ऑन द आईटी सेक्टर ओवरऑल, हम आगे चल के देख सकते हैं वहां पर स्लो डाउन आ सकता है। ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काफी अच्छा करेक्शन आ गया है, सो पी डी रेटिंग जो होना था इन द सेक्टर वो काफी हद तक हो चुका है इन द लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। अब थोड़ा टाइम पेन होगा और उसके बाद ये स्टॉक्स वापस चलेंगे, क्योंकि रूपी डेप्रिसिएशन का भी उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। एट द सेम टाइम वो लोग जो बैक एंड में कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स ले रहे हैं, स्पेशली ऑन द एम्प्लॉय साइड एंड अदर्स, उसका भी बेनिफिट उनके मार्जिन पे दिखना शुरू हो जाएगा। सो एट स्लो स्टेडीली आईटी लार्ज कैप्स में पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड विथ अ 3 year प्लस व्यू ही करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ऑर्डर बुक स्लो डाउन के कोई आशय दिख भी नहीं रहे हैं। अगर आप लास्ट आईटी के सारे रिजल्ट्स भी देख ले तो इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और अभी तक कोई ऐसे संशय नहीं कर सकता कि वहां पे कुछ भी रॉन्ग होगा। बट कंसिडरिंग के वहां यूएस और यूरोप दोनों में मेजर स्लो डाउन आना है, जो इंटरेस्ट रेट के मेजर्स वहां पर ली गए हैं उसके वजह से वहां ये दोनों रीजन्स में आपको स्लो डाउन दिखेगा, और इसके चलते मुझे लग रहा है आईटी सेक्टर एज अ होल को थोड़ा टाइम पेन देखने मिलेगा। जो डी रेटिंग होना था वो हो चुका है। ऑन द अदर हैंड बैंकिंग काफी बुलिश हूं। अगर आप HDFC भी देखें तो ये बार का रिजल्ट काफी अच्छा आया उनका, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम उन्होंने वापस वो 20% मार्क क्रॉस किया था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आई थिंक अगर मैं कहता हूं कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर एज अ होल अच्छा करेगा तो इवन HDFC विल पार्टिसिपेट इन इट। एंड रिलायंस पे आई कंटिन्यू टू स्टे बुलिश। मुझे लग रहा है कि उनकी जो डीमर्जर स्टोरी जब भी प्ले आउट होगी वो काफी वैल्यू एक्रेटिव होगी फॉर इन्वेस्टर्स। अगेन all the picks are with a 3+ year horizon only. ओके एक बार अतुल ऑटो का इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं, मंथली सेल्स नंबर्स अक्टूबर के। ये स्टॉक फोकस में आया था भी रिसेंटली जब बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी विजय केडिया जी ने। मंथ ऑन मंथ सेल्स में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं है, 10% के करीब है, तो इसके लिए इंटरडे में थोड़ा सा आप डिक्लाइन देखेंगे इसमें। हालांकि ईयर टू डेट में नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। इस मंथ के नंबर्स अक्टूबर के 10% बढ़े हैं, 2141 से बढ़कर 2352, ये इनका सेल्स नंबर है। ऑटोज़ में अच्छी खासी तेज़ी हुई है उज्जवल, यहाँ पर आपका अब क्या व्यू है? एक अंडर ओन जो सेक्टर था 1 साल पहले, उससे अब क्या ये कंसेंसस ओवर ओन स्टेटस में आ गया है, ओवर वैल्यूएशन हो गई है यहाँ पर, या अभी भी बाय है ये?
मुझे लग रहा है अनुज जी अभी भी ऑटो सेक्टर एक बूम फेज में रहेगा। एक क्लियर इंडिकेशन थॉट प्रोसेस मेरा ये है कि इंडियन इकोनॉमी आप देखें तो पोस्ट डीमॉन जीएसटी और फिर कोविड इंडिया हैज सीन अ मच लॉन्गर पेन देन अदर मार्केट्स। और एक रिवेंज बाइंग जो देखी गई है बाय इंडियंस, बी इट टूरिज्म आप देख लीजिए, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग इन टर्म्स ऑफ ऑटो के नंबर्स आप देख लीजिए, सेल्स के, इवन रियल एस्टेट इज डूइंग गुड। तो एक एक इंडियंस में एक टेंडेंसी आई है टू गो आउट एंड स्पेंड अगेन। एंड ऑटोज जो काफी टाइम तक बिनाइन पड़े हुए थे, वहां पे एक वापस एक रिवाइवल देखा गया इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स। मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे स्टॉक्स बहुत मूव अप कर चुके हैं। और टू व्हीलर्स जो रूरल इकोनॉमी ड्रिवन है, वहां पे हमें सेकेंड हाफ और लेटर नेक्स्ट ईयर से वी माइट स्टार्ट सीइंग इंटरेस्ट कमिंग बैक इन द टू व्हीलर स्पेस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है, तो आई रिमेन बुलिश ऑन सीवीज and passenger cars as a whole among the sectors. आपके समय के लिए तो ये आईएफएल का व्यू। एक बार जरा मार्केट पर नज़र रखते हैं। वो जो फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है उसका एक इम्पैक्ट अब आप देख रहे हैं। एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए और फाइनेंशियल निफ्टी इंडेक्स एक बार इंट्राडे लेकर आइए। और 2-3 स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से अच्छा खासा प्रेशर आप इस इंडेक्स पर देख रहे हैं। अभी 3 बजे नहीं है, वैसे 3 बजे वो 3 PM मूव आता है नॉर्मली, लेकिन ये देखिए निफ्टी बैंक खर्चता वापस रेड में आ गया है। करीब करीब 100 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक है। और फाइनेंशियल निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, वो भी करीब करीब 18,600 के नीचे आ गया है। तो जो 18,600 की पुट और 18,700 की कॉल की बात हो रही थी, तो 18,600 की पुट इस समय काफ़ी इन द मनी आ गई होगी जो उस समय से थी। लेकिन एक्सिस बैंक डे लो पर आ गया है। और उसके अलावा आप HDFC बैंक और HDFC में भी देखेंगे तो इंट्राडे में हल्की से डिक्लाइन आपने वहाँ पे भी देखी है। तो प्रेशर इनफैक्ट इन कुछ पॉकेट से आता हुआ एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स दिखाइएगा। और निफ्टी में आप देखेंगे 1-2 काउंटर्स है जहां पर लगातार दिन भर हमने देखा है प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है तेजी की तरफ। ऑफ कोर्स हम बात भी कर रहे थे किस तरह से आज डिफेंसिव काउंटर्स ने, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स ने और HDFC बैंक ने साथ दिया है, लेकिन एक्सिस, रिलायंस, ICICI बैंक और मारुति में कुछ नरमी की पोजीशंस बनती हुई। और एक स्टॉक जहां पर लगातार प्रेशर कायम है वो है आयशा का स्टॉक 3782 के आसपास। स्वाति होतकर है क्या हमारे साथ डायरेक्टर साहब? स्वाति एक बार देखेंगे चार्ट और बताइए यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, क्योंकि 3889 आज सुबह में इसने दिखाया, 3784 पर इस समय आता हुआ, तो क्लियरली खुला मजबूत लेकिन टिका नहीं। यस हर्षदा जी, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है क्योंकि वीकली चार्ट्स पे हम देखें तो फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन का उसने ब्रेकआउट दिया है। नो वंडर हम लोग ने एक हाई देखा था 3864, 38 न्यू ऑल टाइम हाई भी हम लोग ने देखा 3889, 90 के आसपास। बट वहां पे बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, बिकॉज लास्ट 4-5 मंथ्स हम देख रहे तो कंटिन्यूअस रैली हम लोग ने देखी है 2200 से ऑलमोस्ट 39 के 100 ले, तो प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते। बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। मुझे लगता है 4000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। वेयर ऑन अ डाउन साइड 3700 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस करके यू कैन योर होल्ड लॉन्ग पोजीशंस। 37 एक बार टूट जाएगा तो हमें प्रॉफिट बुकिंग और इंटेंसिफाइड होते हुए देखेगी, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 35 के 100 लेवल्स तक, जो कि 50 DMA के आसपास आता है। तो व्यू डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए पॉजिटिव है, बट फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यू शुड होल्ड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3700। चलिए, इस बीच आयशा मोटर्स डे लो की ट्रैजेक्टरी में, और याद रखिएगा शॉर्टिंग काफ़ी हुई है इस स्टॉक में। श्रीकांत चौहान एक और मेहमान जिनको इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं अब। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, अभी एक जिस तरीके से ऑप्शन राइटर्स प्लेस थे 18,300 18,200 की जोन में, एक अच्छा खासा स्विंग हाई तो हमें मिल गया इंट्राडे बेसिस पे, और इनफैक्ट इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। अब आप कैसे पोजीशन कर रहे हैं मार्केट्स में आज की? अगर आप देखें हायर लेवल से जो हमने स्विंग देखे, निफ्टी करीब करीब 18,100 की ट्रैजेक्टरी में, अब लॉन्ग ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी आपको कहां लग रही है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि मार्केट ने आज जब एक इंट्राडे करेक्शन किया
उस वक्त 18,050 के करीब जो सपोर्ट लेना चाहिए था उसी लेवल से उसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है। और वापस अगर देखें तो वापस ब्रॉड बेस एक्टिविटी ठीक ठाक है। हमें लगता है कि ये मार्केट एक बार 18,100 के ऊपर अगर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है या 18,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो 18,300 से लेकर 350 के बनेंगे, जो इसके लिए अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमें लगता है करंट लेवल से भी पोजीशंस लॉन्ग बना के चले, स्टॉप लॉस रखे 18,050 का और टारगेट्स रखे 18,300 18,350 के। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि करेक्शन हुआ है, लेकिन इस करेक्शन में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाए, ये भी एक बार 41,800 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। ओके चलिए एक बार यूपीएल वापस जरा एक बार इंट्राडे लेकर आइए। यूपीएल की का नॉर्मली मूव आता है वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जब वो अपलोड कर देते हैं उसके बाद, तो वो उन्होंने अपलोड कर दिए और उसकी वजह से तो एक चीज़ जो क्लियरली हर्षदा उनका अगर Q3 का रेवेन्यू परफॉर्मेंस देखेंगे अगर आप तो उसमें वॉल्यूम में 7% का एक्चुअली डिक्लाइन है और 21% का प्राइस का मूव है और 4% का एक्सचेंज का मूव है। तो एक जो नंबर एक लग रहा था कि काफ़ी अच्छे हैं, तो उसमें वॉल्यूम में इतनी ग्रोथ नहीं है। इसके लिए ये स्टॉक जो है ये डे लो पर आ गया है इस समय, क्योंकि इसका उनका स्टेटमेंट है कि फेवरेबल एक्सचेंज रेट की वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है और वॉल्यूम में तो एक्चुअली क्वार्टर में डिक्लाइन है, लेकिन प्राइसिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। प्राइसिंग में 21% का इंप्रूवमेंट है और फॉरेक्स से 4% का और इंप्रूवमेंट है, तो 25% का इंप्रूवमेंट जो है वो उनको प्राइसिंग प्लस फॉरेक्स की वजह से मिला है, जिसने कॉम्पनसेट कर दिया है वॉल्यूम डिक्लाइन को, जो कि 7% के करीब का है। मेरे ख्याल इसी कारण से आपने स्टॉक में इंटरडे डिक्लाइन देखी है इस समय। अब कंपनी ने इनफैक्ट वही साफ कारण है अनुज, क्योंकि उसके बाद कंपनी ये भी कह रही है कि इन्होंने जो FY23 की गाइडेंस दी थी उसको मीट करेंगे। तो जब गाइडेंस को लेकर कॉन्फिडेंस दिखता है मैनेजमेंट की कमेंट्री में, लार्जली उसे मार्केट हाथों हाथ लेता है, लेकिन आज वैसा हुआ नहीं है। वो वॉल्यूम को लेकर चिंता होती हुई FY23 में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने जो कहा था वो 12 से 15% के बीच का था और EBITDA ग्रोथ 15 to 18% के बीच का था। ये कॉन्फिडेंट है कि वो अचीव होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। अच्छा, आज थोड़ी सी देरी हो गई, तो जितना जल्दी हो सके हम ये ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। क्या करें, 4 का चौका ले कि उसे BTST बना दे? 4 का चौका ले लेते हैं, BTST भी ले लेंगे। ठीक है, तो 4 का चौका ले लेते हैं। पहला ट्रेड लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। जानते हैं हमारे जानकारों से कि ये कौन क्या ट्रेड देने वाला है। मानस, सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए टाटा मोटर्स पे एक ऑप्शन ट्रेड लेना चाहिए। 430 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो टाटा मोटर्स का 430 का कॉल ऑप्शन 12 रुपए पे लीजिए, 8 रुपए की स्टॉप लॉस से 20 रुपए की टारगेट सेट करिए। टाटा मोटर्स का 430 का कॉल ऑप्शन लेकर चले। इस समय एक मोमेंटम देखने को मिला है, 2% की तेजी। 20 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक ट्रेड आपके लिए 430 का कॉल लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, ये जो ट्रेड सुझाया गया है। श्रीकांत, FNO का सुपरस्टार क्या होगा? यहाँ पे मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। पूरे सीमेंट सेक्टर में अच्छी तेजी बनी है और अगर इसका लीडर अगर देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पे एक कंसिस्टेंट हमने अपवर्ड एक्टिविटी देखी है, तो अगर इसको फॉलो करते हुए बाकी स्टॉक्स भी चलेंगे। अंबुजा हमें लगता है कि 545 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, ये 560-65 के लेवल्स दिखा सकता है। 534 के स्टॉप लॉस के साथ अंबुजा सीमेंट को लॉन्ग करके चलिए। ओके, तो 560 का टारगेट अंबुजा सीमेंट में एक तेजी का ट्रेड आया है। चार्ट का चमत्कार, अमित बताइए। हर्षिता मैम, मेरा पहला पिक अंबुजा ही था, बट सिंस दैट हैज बीन टेकन मैं चेंज कर लेता हूँ। टाटा पावर इज लुकिंग गुड। टाटा पावर एक बेस से बाहर आ रहा है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस कर लिया है। स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम और बिल्डअप है। 232 का लगभग इसका प्राइस है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रहेगा 228 का और इसके टारगेट्स रहेंगे 238 के। टाटा पावर में एक अपॉर्चुनिटी 238 के टारगेट के लिए 2% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। शर्मिला, आपकी बारी। मिड कैप में क्या पिक कर रही हैं? Actually, I am also going with Tata Power. नतीजे बहुत अच्छे थे। उसके साथ साथ नतीजों में मुझे अगर एक चीज अच्छी लगी होगी वो ये है कि उनके रिन्यूएबल्स पोर्टफोलियो से कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि अगर आप आगे की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो ये एक हमेशा अच्छी चीज रहती है कि जो नया उनका जो जहाँ पर उनकी नई पहल है वहां से जब आपको अच्छे नंबर्स आने देखना चालू होते हैं तो देन दैट्स ऑलवेज गुड एंड आई बिलीव इन रिन्यूएबल एनर्जी एज अ स्पेस। उसके साथ साथ डिमांड तो खैर अच्छी है ही,
और हाल ही में हमने देखा है कि क्योंकि कोल प्राइसेस हैव गॉन अप, उनकी जो इंडोनेशिया कोल माइन है वहां से भी उनको काफी थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड फॉर देम, सो माय लॉन्गर टर्म टारगेट वुड बी 270 ऑन दिस टर्म। ओके, टाटा पावर अगर आप देखें शर्मिला जी का यहाँ पे ये एक बाय कॉल होगा मिड कैप फंड। याद रखिएगा टाटा पावर इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, आई मीन पिछले 2 सीरीज के हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज हो रहा है। अभी इसके हम ऑप्शंस को डिस्कस कर भी लेते हैं। मीनवाइल एक चीज़ देखिएगा, इट्स 3-7 नाउ, और वो स्टॉक्स जो एक कमांडिंग पोजीशन में, याद रखिएगा, आज अपने साथ एक ह्यूज लॉन्ग ओआई कैरी कर रहे हैं कल के सेशन के लिए। एक एक करके देखते हैं जरा। देखिए, पहली तो बात है कि निफ्टी आईटी आज 550 अंक ऊपर हैं, 29,281। आज जब सुबह फर्स्ट टिक में से लेकर शुरुआती 5 मिनट के एनालिसिस में एग्जैक्टली ये बात हो गई थी, हमारी स्क्रीन पे बात भी हुई थी कि ये दिन है आज निफ्टी आईटी का। 220 अंक ऊपर खुला था, अब करीब करीब अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर 2% ऊपर, 550 अंक ऊपर। इट्स अ क्लोज अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कंफर्म्ड अगर आप देखें क्लोज विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। ये अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम्स हुए थे अगस्त के महीने में, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था। लेकिन दिस टाइम विद ह्यूज वॉल्यूम्स, विद ह्यूज कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज आया है। याद रखिएगा, एक डिसाइसिव क्लोज इतना स्ट्रॉन्ग 8 अप्रैल 2022 के बाद इतना कमांडिंग पोजीशन में पहली बार ये क्लोजिंग आई है। याद रखिएगा, इन्फोसिस आज सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर आप ओआई समरी को देखेंगे तो इन्फोसिस इज द स्टार परफॉर्मर फॉर द डे। 1573 में आपको कल भी एक चीज बता रहा था कि पोस्ट एचसीएल के नंबर्स के बाद एचसीएल 200 EMA को पार कर गया था तुरंत 2-3 दिन के फ्रैक्शन में। लेकिन इन्फोसिस आज मेरे ख्याल से 9 अक्टूबर को नंबर आए थे या 12 अक्टूबर को, मतलब एक बड़े अंतराल के बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग, सबसे बड़ा ओआई गेनर है। और एक दो स्टॉक्स जहां पे देख लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई गेन हुआ। लेट्स ब्रिंग एसीसी एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, दोनों ही स्टॉक्स ने सीमेंट स्पेस में अपनी कल की कैंडल के ऊपर ओवरटेक करके क्लोजिंग देने जा रहे हैं। उसके बाद अदानी समूह के दोनों स्टॉक्स दोबारा मोमेंटम जनरेट हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, दोनों अगर आप देखें डी हाई पर, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। और पावर स्पेस में एनटीपीसी, टाटा पावर, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा। और एक स्टॉक और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, आरती इंडस्ट्रीज, ये आज अपने 200 EMA को रीगेन करके बंद हुआ। डायरेक्टर साहब एक बार लेके आइए स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स। कल हमने यूएस मार्केट में, अगर आप देखें, एक हल्का सा, अगर आप देखें, यूएस मार्केट बैकफुट पे आए थे आफ्टर रीगेनिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल डाउ हल्का सा बैकफुट पे आया था। डाउ जोन्स फ्यूचर्स मेरे ख्याल से जब मैं लास्ट टाइम चेक कर रहा था करीब 83 पॉइंट ऊपर थे, 83-84 पॉइंट ऊपर। एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा। ये भूमिका हो गई यहाँ पर यूएस मार्केट की 162 अंक ऊपर, 162 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। मानस अ क्लोज अबव 18,100 और निफ्टी बैंक हल्का सा बैकफुट पे। आईटी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया। इट्स अ टिपिकल एडवांटेज फॉर निफ्टी। आप बताइए क्या कैरी करेंगे? डाउ फ्यूचर्स 160 अंक ऊपर, पहला मोमेंटम कॉल आपका। तो देखिए, जेके सीमेंट पे खरीदारी करके जाएंगे। जेके सीमेंट ने एक ट्रेड ब्रेकआउट दिया है, हायर टॉप हायर बॉटम पे कंफर्मेशन दिया है। 2750 के ऊपर के प्राइस टाइम देखने को मिल रहे हैं, तो 2750 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 2900 के टारगेट के लिए जेके सीमेंट में खरीदारी करिए। जेके सीमेंट आज सुबह भी याद रखिएगा, जब हम कॉल्स ले रहे थे तो डालमिया भारत पहली कॉल थी, अंबुजा सीमेंट्स पहले कॉल थी। अब आज जेके सीमेंट जो है वो पहला प्रेफर्ड कॉल टू कैरी। अमित सेठ जी, आपका कॉल क्या रहेगा कल के लिए, मॉर्निंग के लिए? जी वीरेंद्र जी, मैं आईटीसी में लॉन्ग करना चाहूंगा। इसमें एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है। मोमेंटम इंडिकेटर्स ने ऑलरेडी बाय दे दिया है। जनरली देखा गया कि ऐसे कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के बाद एक फास्ट मूव आता है। मुझे लगता है कि आईटीसी में एक फास्ट मूव ड्यू है। करंटली इसका प्राइस 349.50 का, स्टॉप लॉस रहेगा 345 का और टारगेट्स रहेंगे 360 के। ओके, आईटीसी 350 के स्तर पे। एक बार आईटीसी को देखने की कोशिश करते हैं। आईटीसी पे ज़्यादा बात हमारी हुई नहीं, और 350 पे, और 350 पे अगर क्लोज होता है तो पोस्ट आई थिंक 20 अक्टूबर को जो इसका क्लोज था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज था प्रायर टू नंबर से एक दिन पहले। आज फिर स्ट्रेंथ अगर आप देखें एक्वायर करके ये स्टॉक क्लोज होता हुआ। प्रकाश गाबा सर, आपके कैरी करेंगे कल सुबह के लिए? वेल, ऐसा है कि कल मैंने एक कॉल दिया था, मैं उसको रिपीट करूंगा। बहुत एग्रेसिव कॉल था उससे कल येस्टरडे बीटीएसटी तौर पर, वो था एस्ट्रल। आज भी एस्ट्रल मुझे अच्छा लगता है, इनफैक्ट आज कंफर्म हो चुका है। तो एस्ट्रल में
टारगेट है 2100 जो मैंने कल भी दिया था, वहीं पर आज वहां तक जरूर जाना चाहिए। और एक बार 2100 चला गया तो फिर हायर जोन देखेंगे एस्ट्रल में। स्टॉप होगा 2040 एस्ट्रल। एस्ट्रल, अगर आप देखें आपका एक कॉल होगा और मैं एक बार एस्ट्रल का चार्ट लेके आइएगा। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, प्रकाश सर ने मेरे ख्याल से ये कॉल कल भी कैरी किया था ना प्रकाश सर? जी हाँ, कल बीडीएस परसों निकल दिया था बहुत। हाँ और हाँ, क्यों भी इसलिए याद आया क्योंकि मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था कि सब स्ट्रेंथ को बाय कर रहे हैं। और जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और स्ट्रेट की अगर आप देखें जो प्रॉपर्टी, तो इसको स्क्रीन पर रखना जरूरी है। प्रकाश सर ने पुल बैक में पार्टिसिपेट करने की रणनीति रखी थी और वो ट्रेड पिक किया था, बहुत अच्छा। अगर आप देखें वो गया लगभग, आप समझ लीजिएगा कि 12 सितंबर से स्टॉक रिट्रेसमेंट मोड में था और आज और कल में स्ट्रॉन्ग पुल बैक। अच्छा ट्रेड था प्रकाश सर। श्रीकांत, आप क्या कैरी करेंगे? श्रीकांत जी, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। एक्सट्रीमली सॉरी। तो वीरेंद्र देखिए, वैसे अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं, वहां पे कल के दिन में एक नैरो रेंज एक्टिविटी बनी थी, NR5 NR7 जो हम लोग एक कॉमन फॉलो करते हैं, उसी टाइप के पैटर्न्स थे। और उसके बाद आज हमने हर एक स्टॉक में अच्छी तेजी देखी है। हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट भी लाइक अच्छा चल रहा है, लेकिन अदानी पोर्ट्स ये एक स्टॉक है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो करंट लेवल से अदानी पोर्ट्स को लॉन्ग करके चले। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 860 870 के लेवल्स दिखा सकता है। और जो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो हम रखेंगे 827 का। तो करंट लेवल से अदानी पोर्ट्स को लॉन्ग करके चले। ओके हर्षा, देखिए मार्केट में निफ्टी बैक टू हाईस, इंट्राडे हाई, वो जो डिक्लाइन आया था वो उसमें ज़बरदस्त खरीदारी और निफ्टी इस समय हाई पर है। बैंक निफ्टी नहीं है, लेकिन निफ्टी ने इस समय वापस ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई बना दिया। विप्रो TCS का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में, इन्फोसिस का भी चार्ट लेकर आइए। इनफैक्ट पूरा का पूरा निफ्टी IT का आप एक इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, इसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग मूव देखेंगे। TCS हमने शो के शुरू में पिक किया था, काफ़ी मतलब अच्छा खासा मूव दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद अब इसका एक सपोर्ट जो है वो बाकी सारे IT स्टॉक्स को मिल रहा है। और IT इंडेक्स एक बार जरा उसको वापस लेकर आते हैं, 550 पॉइंट IT इंडेक्स ऊपर है, करीब 2% का मूव, 29,270 इस समय IT इंडेक्स। और एक काफ़ी टाइम के बाद अब इसने अपने जो 50 और 100 डे मूविंग एवरेज उसके ऊपर एक थोड़ा सा एक लीड बना लिए। 200 डे मूविंग एवरेज IT इंडेक्स का आता है 30,900 पर, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो एक मीन रिवर्जन ट्रेड जिसकी हम बात भी कर रहे थे पहले, क्या वो ऑन है यहाँ पर? नैस्डैक की तरह क्या निफ्टी IT भी एक बार 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए तैयार है? लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, पिछले 3-4 दिनों में मार्केट का फोकस शिफ्ट हुआ है थोड़ा बैंक से IT पे। बैंक बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा FOMC की और शायद RBI की बैठक से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन IT इंडेक्स देखिए रिश्ता, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी इस समय, एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है नहीं। और आज मिड कैप में ज़बरदस्त तेज़ी है, मिड कैप इंडेक्स पूरा का पूरा 1% ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आज सिर्फ अगर आप बैंक्स को निकाल दें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डे रहा है और पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए तो ज़बरदस्त मार्केट है ये। इनफैक्ट निफ्टी IT पर एक व्यू ले लेते हैं श्रीकांत। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में जो एक्शन देखने को मिला है, क्या इस इंडेक्स में कोई ट्रेड लेंगे आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें लगता है कि निफ्टी IT इंडेक्स इनफैक्ट हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं और इसमें अगर आप इसके चार्ट को अगर देखते हो थोड़ा सा, एक अगर मैं 6 से 7 महीने के अगर चार्ट को देखता हूँ तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना था और राउंडिंग बॉटम जैसे भी फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हो चुका है। और अगर इस डबल बॉटम को अगर इसे वैलिडेट करना है तो ये कम से कम 3050 तक जा सकता है, यानी कि 30,500 तक जा सकता है। तो 30,500 तक जाने के लिए यहाँ से अभी भी काफी अच्छा एक 1000 पॉइंट का गैप बचा हुआ है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि बिल्कुल निफ्टी IT इंडेक्स को लॉन्ग करके चले, काफी अच्छे फॉर्मेशन के साथ चल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप TCS देखते हो या विप्रो या इनफैक्ट इन्फोसिस, सभी में मोमेंटम बना है और कम से कम 4 से 5% की रैली हर एक IT स्टॉक में नजर आती है। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखें क्योंकि आज स्टॉक्स काफी बढ़ गए हैं, लेकिन अगर निफ्टी IT इंडेक्स को लेना है तो आई थिंक ये बेहतर ट्रेड रहेगा। इनफैक्ट IT में ज़बरदस्त तेज़ी है, सिर्फ लार्ज कैप्स नहीं, मिड कैप्स में भी देखिए L&T इन्फोटेक और माइंट्री एक्चुअली मिड कैप में एक पोस्टर बॉय रहा है। मिड कैप IT रैली का सबसे ज़्यादा माइंट्री चला था।
कोविड लो से जो रैली आई थी हर्षदा, 600% की रैली आई थी माइंट्री में 1.5 साल के अंदर, ज़बरदस्त रैली थी वो, और उसमें अब अच्छा खासा आप मूव देख रहे हैं। एल&टी इन्फोटेक तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ ही चलेगा क्योंकि मर्जर हो रहा है दोनों में और मर्जर रेशियो वेल डिफाइंड है, इसके लिए वहाँ पर भी आप अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं। तो ये 2 मिड कैप आईटी में स्टॉक्स हैं जिन पर अच्छा खासा मूव इस समय आ रहा है। उसके अलावा और भी 3-4 काउंटर्स हैं जहाँ पर आप इस समय डेज हाई बनते हुए देख रहे हैं। डिवीज़ लैब्स इंडेक्स का स्टॉक ऑफकोर्स 6.5% की तेज़ी इसमें डिवीज़ लैब्स में आती हुई, तो शानदार दिन। और वही जो मार्केट का पैटर्न है, गैप अप, उसके बाद इंट्राडे में कंसोलिडेशन और 3 बजे वापस रैली, और रोज़ यही पैटर्न फॉलो हो रहा है मार्केट में। और मार्केट में एक चीज़ है हर्षदा, एक नॉर्मली कहते हैं कि रिंस एंड रिपीट, मार्केट में जो चीज़ हो रही होती है वो नॉर्मली चलती रहती है जब तक ब्रेक नहीं होती, तो उसको प्रीएम्प्ट करने की जरूरत नहीं कि कब ब्रेक होगी, जब ब्रेक होगी तब ब्रेक होगी। लेकिन अभी तो ये काम कर रहा है, इसका मतलब मार्केट प्रिपेयर कर रहा है कि कल भी शायद गैप अप मिलेगा। कल गैप अप मिलता है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। ऑफकोर्स परसों का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए क्योंकि परसों हम रिएक्ट करेंगे फेड को। लेकिन इस समय 18,150, तो करीब करीब 25 पॉइंट दूर है हम डे हाई से, और इसी रेंज में अगर हम क्लोज करेंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। कल जो मोमेंटम दिखाया, अनुज आप जो मिड कैप्स की बात कर रहे थे, 2-3 ट्रेड्स जो काफी एक्टिव हैं। एक तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, हमने देखा नंबर्स क्या रहे और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी मजबूत थी, 5% ऊपर लास्ट आवर में हमने देखा है वो तेजी आती हुई दिखाई दी। इसके अलावा एक और ट्रेड जो आज खूब जमा है वो है जिंदल स्टेनलेस का, और मुझे याद है स्टॉक क्योंकि ये खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे एक जानकार ने जोड़ा था, तो उसमें भी करीब करीब 5% तक की कमाई होती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ आप एक बार रेट गेन पर भी नजर डाल लीजिए। रेट गेन में अचानक तेजी देखने को मिली, इस घंटे 285 तक के लेवल्स आते हुए नजर आए, 5% का इजाफा। तो ये स्पाइक्स आए हैं कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में जहां पर काफी एक्शन देखने को मिला। एबीबी इंडिया को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एबीबी इंडिया करीब करीब 4% तक के गेन्स दिखाकर आज तेजी वाला कैंडिडेट साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एबीबी ऑफ कोर्स क्योंकि वायदा में भी है तो वहां पर 6.5% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। कल दोपहर भी हम आपको याद होगा कमेंट्स की बात कर रहे थे, एल&टी की बात कर रहे थे क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे आने की उम्मीद थी। नतीजों पर आज एल&टी थोड़ा सा रिएक्ट जरूर कर रहा है नेगेटिव में, मुनाफा वसूली हुई है, हालांकि डे लो से रिकवरी भी, लेकिन ये एक पॉकेट है जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ। बिल्कुल, और आपने 3-4 नाम लिए हर्षदा, तो उसमें एक चीज जो मैं बोलूँगा कॉमन निकल के आ रही है, अगला 1-2 महीना अगर किसी एक इंडेक्स में आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है तो वो है स्मॉल कैप इंडेक्स, क्योंकि इंडियन स्मॉल कैप्स में नॉर्मली आप बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखते हैं, लेकिन ये साल काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्मॉल कैप में। ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं, एक साल में इसने 10% का माइनस रिटर्न दिया है, ईयर टू डेट में 14% का माइनस रिटर्न दिया है इसने। ये 12 महीने का चार्ट है, करीब 10% का, और ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो 14% नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है, 15% नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने इस साल। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे मिड कैप इंडेक्स से, तो मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, तो करीब करीब 15% की अंडर परफॉर्मेंस रही है। और मेरे ख्याल से उसका जो कारण था वो जो मई जून में आपको याद होगा जो पूरा कैपिटुलेशन आया था, जिसमें मार्केट रोज ऑलमोस्ट लोगों को आंसू लेके आ रहा था ऑलमोस्ट, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस शायद इतना हिल गया कि उसके बाद वो स्मॉल कैप्स उतना रिकवर नहीं कर पाए। लार्ज कैप रिकवरी आती है सबसे पहले लार्ज कैप्स में, उसके बाद मिड कैप्स में, और अब मेरे ख्याल से टाइम आ रहा है कि स्मॉल कैप्स में हल्का बहुत कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक मूव आ रहा है। प्रकाश जी अगर हैं हमारे साथ, तो प्रकाश जी टीसीएस पे तो मैंने आपका व्यू लिया था, एक बार माइंट्री का चार्ट देखकर बताइए। माइंट्री का जो चार्ट है बहुत ही बढ़िया है, हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है, उसमें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है, ट्रेड करा है 3516 पर, और आज का बार काफी हद तक एनकरेजिंग है। 3515 पर ट्रेड करा है, तो लगता है नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 3550, और अपनी बरकरार रहा तो 3600 भी आते दिनों में देखेंगे। हाँ, स्टॉप कहां पर होना चाहिए? मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 3475 पर, और ये ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। यस, माइंट्री लुक्स वेरी गुड। एक अच्छा खासा मोमेंटम, करीब 3% तक की तेजी। अच्छा, जाते जाते मानस, डीवीज लैब जिस तरह की तेजी आज डिलीवर करके दिया है, ये 3842 के लेवल्स पर नियरली क्लोज दिखाएगा। कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और क्या कैरी करेंगे इस ट्रेड को? तो देखिए बिल्कुल कैरी करेंगे हर्षिता जी, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, 3800 का प्राइस ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो कैरी करेंगे। सबसे पहले तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेंगे 3780 पे। ऊपर की तरफ टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट 3920 के आसपास आता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, तो वहां पर ही आपको आपके टारगेट सेट करने हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए 3780 के आसपास। 780 के आसपास स्टॉप लॉस रिवाइज करके कैरी कीजिए। डीवीज लैब एक बढ़िया ट्रेड साबित हुआ है आज, और वहां पर कन्विक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीवीज
को देखकर आज सिप्ला भी आखिरी आधे घंटे में थोड़ा सा कैचअप दिखा रहा है। 1176 के आसपास क्लोज दिखाएगा ये। सन फार्मा में 2% तक की तेजी बनती दिखाई दी और ऑफ कोर्स हमने वो लिस्ट आपको दिखाई थी जो वायदा के फार्मा काउंटर्स हैं जहां पर तगड़ा एक्शन देखने को मिला, चाहे वो लॉरिस हो, चाहे वो एल्किम जैसे काउंटर्स हो, इन सब में अच्छी खासी कन्विक्शन के साथ दरअसल ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट क्लोजिंग की तरफ एनटीपीसी को एक बार रिविजिट करते हैं 182 के लेवल्स पर दरअसल ये स्टॉक आज टिक रहा है। अमित सेठ, जाते जाते एनटीपीसी पर कोई फ्रेश व्यू? हर्षिता मैम, इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स आज के काफी स्ट्रॉन्ग है। 176 का इसका लास्ट स्विंग आया था, स्टॉक ने उसको क्रॉस कर लिया है। जिनकी पोजीशंस है मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 176, और मुझे लगता है 195 से 200 के लेवल्स एनटीपीसी में पॉसिबल है। ओके, तो एनटीपीसी में भी एक तगड़ा ट्रेड पॉसिबल है। अच्छा, पिरामल फार्मा पर एक बार नजर डाल लीजिएगा। ये काउंटर ऑफ कोर्स जो पिरामल एंटरप्राइजेस से निकलकर लिस्ट हुआ है वो आपके सामने करीब 4% डाउन टिक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर करीब 3.5 करोड़ शेयरों का ट्रेड हुआ है। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का थोड़ा सा इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया, तो वो भी एक स्टॉक आपको जहन में रखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक बहुत तगड़ा ट्रेंडिंग सेशन तेजी की तरफ, 140 अंकों की बढ़त निफ्टी पर और मिड कैप्स इनफैक्ट पूरी तरह से लाइमलाइट बटोरते हुए। और ये पिरामिड में तो बहुत एक्चुअली अभी देखना होगा कि जो एमएससीआई का फैक्टर है पूरा आज खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये स्टॉक डाउन फ्रीज दिखा रहा था। और एक बार जरा चार्ट लेकर आइए, थोड़ा लंबा इसका रीसेंट लिस्टिंग है ऑब्वियसली, तो कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इस पर, लेकिन जितना भी डेटा है वो देख लेते हैं एक बार पिरामल फार्मा का, क्योंकि इसकी लिस्टिंग से काफ़ी गिरावट हुई है इसमें। ऑलरेडी लिस्टिंग भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी इसकी, क्योंकि कई लोगों ने पिरामल का जो एनबीएफसी बिजनेस था उस पर दांव लगाने के बजाय फार्मा बिजनेस पर दांव लगाया था। आपको याद होगा मिस्टर पिरामल एक्चुअली इंडियन फार्मा में काफ़ी बड़े डॉयंस में से एक थे। उन्होंने फिर अपना बिजनेस बेचा था एबट को, और उसके बाद री एंट्री की थी इन्होंने फार्मा बिजनेस में। तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बिजनेस से। अब ये पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है कि नहीं होगी ये देखना होगा, लेकिन इस समय ये स्टॉक अच्छा खासा डिक्लाइन दिखाता हुआ। लेकिन मार्केट, एक चीज़ मैं कहूँगा, लेकिन मार्केट में नॉर्मली जब आप इस तरह का डाइवर्जेंस देखते हैं, निफ्टी इतना ऊपर बंद हो रहा है और बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत होती है मार्केट में अगले दिन के लिए। अगर आप काफ़ी टाइम से इस तेज़ी को भुना रहे हैं तो शायद इट वोंट हर्ट यू अगर आप थोड़ा प्रॉफिट घर ले जाएं। कल शायद मार्केट आपको कल या परसों एक बेटर एंट्री अपॉर्चुनिटी दे देगा आज मेरे ख्याल से, क्योंकि 16,800 से 18,150 तक का मूव, और हम 18,200 के बहुत करीब हैं, तो अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में ज़्यादा बचता नहीं है। यहाँ से प्रॉफिट बन रहा है अगर अच्छा खासा, एक बार घर ले जाएं और उसके बाद कल आकर फ्रेश कॉल लें। चलिए, तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहे बेसिकली इस मार्केट में, वो राय साफ है। आखिरी 4.5 मिनटों में एक बार देख लेते हैं डेटा तेजी और मंदी का कैसा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। या आपके सामने निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स जो हम लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन टटोलते हैं वो एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तेजी की पोजीशंस ऑफ कोर्स भरपूर काउंटर्स में कैरी की गई हैं। इसमें अदानी ग्रुप की कंपनियां शामिल है। अदानी एंटरप्राइजेस मुझे डिस्टिंक्टली याद है, डीवीज लैब, एनटीपीसी, बलरामपुर चीनी जैसे ट्रेड्स थे जहां पर हमने देखा अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशंस दरअसल ऐड होती हुई दिखाई दी है, और वो आपके सामने डेटा भी आ जाएगा लॉन्ग बिल्टअप कितना है। हालांकि शॉर्ट कवरिंग के आंकड़ों में एनएमडीसी सबसे आगे है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिरला सॉफ्ट जो मिड कैप आईटी का हम जिक्र कर रहे थे, माइंट्री में खूब हरकत देखने को मिली है, बिरला सॉफ्ट भी उसका साथ देता हुआ। हालांकि जो शॉर्ट की पोजीशन बनी, एक तो एक्सिस अनडाउटेडली वो बेन की तरफ से जो बिक्री हुई है 1.5% की, उसका कुछ प्रेशर, एमएनएम फाइनेंशियल नंबर से पहले पोजीशंस यहाँ पर शॉर्ट साइड पर आती हुई, अशोक लेलैंड के नंबर्स देखकर, एस्कॉर्ट्स के आंकड़े देखकर यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिगर हुआ है, और ऑफ कोर्स लॉन्ग एंड वाइंडिंग के लिए हमने देखा है पीवीआर, एमसीएक्स जैसे काउंटर्स भी सामने रहे हैं। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक जहां पर आज हमने देखा है तेजी और मंदी की पोजीशंस बनती हुई बैठती हुई दिखाई दी हैं। दो काउंटर्स एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एक तो आपका एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इन्हीं दोनों काउंटर्स की अगुवाई में हमने देखा है बहुत ही तगड़ा फंड फ्लो आता हुआ। 2505 के आसपास एचडीएफसी, इसके ठीक सामने एचडीएफसी बैंक 1500 के ऊपर ये आज क्लोज दिखाने में कामयाब, 1% तक की तेजी देखने को मिली है। दोनों ही कल और आज में करीब 3 से 4.5% तक के गेंस दिखाने में कामयाब रहे। तो ये वो काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है पूरा जोश देखने को मिला है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी क्लोज कहां पर एक्शन आज बना और किन किन स्टॉक्स, किन किन
सेक्टर्स की बदौलत ये तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो इंडेक्स का हाल आपके सामने 18,148 पर 18,175 डे हाई था, वहां से हम ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्लियरली तेजी देखने को मिली और ये तेजी दिन भर कंटिन्यू हुई है। बीच में एक दो डिप्स दिखाई दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम नेगेटिव टेरिटरी में आए। 18,100 के हल्के से नीचे गए थे। निफ्टी बैंक की तरफ से आज थोड़ी सी शांत कारोबार देखने को मिला है, यहां पर ज्यादा वाइल्ड स्विंग्स नजर आए। तेजी मंदी के बीच झूलता हुआ ये इंडेक्स दिखाई दिया, डे लो से काफी कूल ऑफ देखने को मिला। लेकिन इस मार्केट में सपोर्ट कहां से आया? तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स। ऑफ कोर्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आज एक्सपायरी के दिन करीब 66 अंकों की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स आज का आउट परफॉर्मर रहा है। ऑटो काउंटर्स थोड़े से साइडवेज, क्योंकि ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। मेटल्स का थोड़ा बहुत योगदान, 142 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है इंडेक्स में। और ऑफ कोर्स फार्मा काउंटर्स, यहां पर भरपूर तेजी देखने को मिली। तो कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर ट्रेंड तेजी की तरफ बनता हुआ। आज तो एफएमसीजी कंपनियों में भी हमने देखा है थोड़ा सा इंडेक्स वाइज जोश देखने को मिला जरूर है। एक दो ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं जहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला। वायदे बाजार के कुछ टॉप ट्रेड्स यहां पर एक एक करके सारे स्टॉक्स लेकर आएंगे। एक तो डीवीज लैब था, दूसरी तरफ हमने देखा एनटीपीसी पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में हमने देखा है भरपूर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ये काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है कन्विक्शन के साथ दरअसल ट्रेड्स तेजी की तरफ बैठते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस जैसे ट्रेड्स आज जमकर तेजी दिखाने में कामयाब। हीट मैप लेकर आइए, उसमें क्लियर कट एक रिफ्लेक्शन आ जाएगा कि कहां पर तेजी बनी और कहां पर मुनाफा वसूली। तो मंदी के काउंटर्स बहुत कम है। एक तो एक्सिस बैंक, क्योंकि बेन की डील का थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिला है, 871 लगभग 4% नीचे टिकता हुआ। यूपीएल नंबर्स के बाद हमने देखा है वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आई है, स्टॉक करेक्ट कर रहा है, लेकिन 2.5% नीचे था, 1.5% जाकर टिक रहा है। आयशा पर आज ओवरहैंग, मारुति जैसे काउंटर्स और रिलायंस का ज्यादा साथ नहीं है आज के ट्रेड में, 0.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील के नंबर्स खराब थे Q2 के, उसका प्रेशर था लेकिन इतना नहीं टूटा, 100 को संभालने में कामयाब रहा। तेजी के तरफ अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर्स है आज के। एंटरप्राइजेस 7%, तो पोर्ट में करीब 2% तक की तेजी देखने को मिली। डीवी 6.5% ऊपर, वहीं डॉक्टर रेड्डीज में 2.5% का इजाफा कैचअप करता हुआ सन फार्मा नंबर्स के बाद, जहां पर 2% तक के गेन्स नजर आए हैं। मेटल्स में आप गौर करिएगा तो हिंडाल्को जैसा ट्रेड चमका, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसा ट्रेड चमकता हुआ दिखाई दिया है। आज इन्फोसिस, आज विप्रो, टीसीएस जैसे काउंटर्स 2% प्लस तक के गेंस दिखाने में कामयाब जरूर रहे हैं। लेकिन बैंकों में आप खासतौर से देखिएगा, एक तो एचडीएफसी बैंक जिसमें 1% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक में हल्की सी तेजी, कोटक थोड़ा बहुत साइडवेज रहा था, फ्लैट क्लोज देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इंट्राडे में देखी गई, लेकिन फाइनल क्लोज जो है वो पॉजिटिव साइड पर ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल है क्लोजिंग। 18,000 के पार हम कल क्लोज होते हुए दिखाई दिए, इस ट्रेंड को बरकरार रखा है। 18,142 पर ये दरअसल प्रोविजनल क्लोज आ रहा है। एडजस्टेड क्लोज का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी बैंक 31 पॉइंट नीचे, निफ्टी में हमने देखा 129 अंकों की बढ़त, और निफ्टी आईटी आज का स्टार परफॉर्मर सेकंड हाफ में 526 अंकों की बढ़त के साथ। देख लेते हैं आज सीधा सौदा में नीरज और आशीष के बीच प्रदर्शन जो था वो कैसा रहा। तो आशीष की जो परफॉर्मेंस है उसमें तेजी के तरफ के ट्रेड्स जमे हैं। आईटीआई, सिरमा एसजीएस और ग्लेनमार्क फार्मा, सभी में हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी। मंदी का ऑफ कोर्स बेन वाली डील पर इन्होंने एक्सिस में कहा था कि मुनाफा वसूली हावी होगी, ठीक वही होता हुआ दिखाई दिया। नीरज का परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। टॉप ट्रेडेड काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जाते जाते हम इसका जिक्र कर रहे थे, 5% ऊपर है काउंटर। एलआईसी हाउसिंग, टाटा स्टील और मॉयल जैसे काउंटर्स में हल्की मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी है, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा भी इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। एडजस्टेड क्लोज जो आ रहा है वो रफली आ रहा है आपके लिए 18,140 के लेवल्स के आसपास, 42 के लेवल पर क्लियरली। तो ये है फिलहाल आज के लिए मार्केट का हाल। मोमेंटम अच्छा, ट्रेंड मजबूत। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स ऑफ कोर्स 18,200 के आसपास टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप